आई वेलकम यू ऑल टू अल्टीमेट सेल प्लेटफॉर्म। दोस्तों हम अभी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 कर रहे थे, है ना, मनी मार्केट, है ना। बहुत बार ऐसा एफएम एकदम निकल जाता है। चलिए ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 8 मनी मार्केट चल रहा था। इसमें हम यूनिट 2 अभी कर रहे थे दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको इनिशियल बातें आपके साथ करी थी कि मनी सप्लाई क्या होता है। सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई में दो है। एक होता है सेंट्रल बैंक जो पैसा इशू करता है, दूसरा बैंकिंग सिस्टम से जो पैसा आता है जिसे क्रेडिट मनी बोलते हैं ना। सो हाई पावर्ड मनी प्लस आपका क्रेडिट मनी, ये होता है टोटल मनी स्टॉक ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े। लेकिन मनी सप्लाई क्या है? टोटल मनी स्टॉक मनी सप्लाई नहीं होता है। मनी सप्लाई होता है मनी अवेलेबल विद द पब्लिक। याद है आपको? ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट बात जो है मैंने आपके साथ की थी वो मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट बताया था कि आपका क्या बताइए, मॉनेटरी बेस जो आरबीआई जितना पैसा छापता है क्या उतना ही हमारा मनी सप्लाई होता है क्या? बोले नहीं, बोलते हैं मॉनेटरी बेस इनटू क्या बताइए, इनटू मनी मल्टीप्लायर से हमारा आता है मनी सप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे मॉनेटरी बेस के दो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। एक फॉर्मूला क्या है मनी मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला क्या है, मॉनेटरी बेस अपॉन सॉरी मनी सप्लाई अपॉन मॉनेटरी बेस, ये एक है। और दूसरा क्या होता है इसका फॉर्मूला बताइए, 1 अपॉन रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। ये आपको याद आ रहा है क्या? मैंने बोला था इसका एक और फॉर्मूला है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ओके, फिर से व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, कि आरबीआई जितना पैसा छापेगा उसके कितने टाइम्स हमारा मनी सप्लाई है इकोनॉमी में, दैट इज योर मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। नंबर ऑफ टाइप्स में होता है वो, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बात। देन हमने आपके साथ की थी मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई की, कि हमारे देश में मनी सप्लाई कैसे मेजर करते हैं। तो बोलते हैं सबसे पहले तो मॉनेटरी बेस या रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी, इसको निकालने का तरीका क्या है? बोलते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये तीन चीजें आती हैं किसमें बताइए, रिजर्व मनी में, M0 में, राइट। लेकिन M1 की बात करते हैं, M1 में क्या आता है, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम M1 में से दो डंडी मारेंगे, करेक्ट। अगर मैं M1 में ऐड कर दूं सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस तो मुझे मिल जाता है M2। और अब अगर मैं M1 में ऐड करूं टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक तो मिल जाता है M3। और M3 में अगर हम टोटल डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के ऐड करते हैं तो हमें M4 मिल जाता है। एम आई क्लियर? यहाँ पे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करते हैं क्योंकि इसको कैश में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट होता है। क्या आपको याद आ रही है बातें? क्या ये बातें याद आ रही है? मैंने आपको जो बनवाया था ये प्लीज़ अगर आप ऐसा बना लेंगे ना तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ओके, फिर मैंने आपके साथ बात की थी कि भाई करेंसी इन सर्कुलेशन और करेंसी विद द पब्लिक में फ़र्क क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये तीनों चीज़ों को ऐड कर दूं तो मुझे मिलता है करेंसी इन सर्कुलेशन। पर अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कैश इन हैंड विद बैंक्स, क्योंकि बैंक्स जो है वो भी एक प्रकार से प्रोड्यूसर ऑफ मनी में आते हैं, तो इसलिए जो कैश इन हैंड बैंक के पास पड़ा है वो पब्लिक वाला पैसा नहीं, समझे, मतलब दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज द करेंसी विद पब्लिक। इसलिए जब मैं करेंसी इन सर्कुलेशन में से कैश इन हैंड विद बैंक्स माइनस करता हूं तो जो मुझे मिलता है दैट इज करेंसी विद द पब्लिक। क्या आपको याद आ रही है बातें? कम ऑन, जल्दी सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे, ये याद आ रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़े। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये जो हमारे एग्रीगेट्स है M1 M2 M3 M4 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दिए हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर किस सेंस में? लिक्विडिटी के सेंस में। मतलब M1 होता है सबसे ज़्यादा लिक्विड, उसको जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन M4 जो होता है उसको चारों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा समय लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, ठीक है ना। तो M1 मोस्ट लिक्विड, M4 लीस्ट लिक्विड। इसमें एक और चीज़ बोली थी कि M1 को मैं बोलता हूँ नैरो मनी, है ना, और M3 को बोलता हूँ ब्रॉड मनी। प्लीज याद रखें, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, वो M4 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, ऐसा नहीं, M3 है ब्रॉड मनी, प्लीज याद रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़े। देन मैंने आपको ये इसका डिफरेंस वाली बात की थी, ठीक है। ये आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब इंस्टीट्यूट ने बेटा क्या किया है कि देखो ये M1 M2 M3 M4, इसके अलावा आरबीआई ने जो है ना, अब ये थे मॉनेटरी या ये थे ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स, अब आरबीआई ने बेटा न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी इशू करना चालू कर दिए हैं, मतलब रियल लाइफ में। तो आरबीआई जो है रियल लाइफ में ये न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी, इसका वैल्यू भी पब्लिश करता है, ठीक है ना। आरबीआई ये डेटा पब्लिश करता है कुछ समय में, ठीक है। तो हमारे देश में अब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी आ गए हैं क्योंकि समय बदल रहा है, नए नए प्रकार के क्या फाइनेंशियल ये प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट्स भी निकाले हैं जिसमें आता है NM1 NM2 NM3, समझे, NM1 NM2 NM3 ऐसा, ठीक है ना। तो NM मतलब न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट ऐसा,
ठीक है ना। सो NM1 क्या है, NM1 इज सेम एज, यहां पे लिख दो, इट इज सेम एज, NM1 इज सेम एज M1, मतलब नैरो मनी। आपको बात समझ में आ रही है क्या, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, वो जो M1 M2 M3 M4 था ना, वो एक्चुअली पुराने वाले हमारे थे, दोज वर दी ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। नए वाले कौन से हैं, वो ये है। पर हमारे स्टडी मटेरियल में ऊपर बुक के अंदर, ऊपर बुक के अंदर हमें, हमारे स्टडी मटेरियल में बुक के अंदर सिर्फ ये M1 M2 M3 M4 दिए हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आप यूनिट 1 का समरी जाके चेक करेंगे, जो इंस्टीट्यूट चैप्टर के एंड में समरी देता है, उस समरी के अंदर उन्होंने ये लिख के दे दिया है। तो कोई भरोसा नहीं इंस्टीट्यूट ने इस पे, अगर सवाल आपको पूछ लिया कोई फॉर्मूला पे या डेटा देके बोला कैलकुलेट करो, तो फिर क्या करोगे। इसलिए मैंने ये सेफर साइड आपके बुक में डलवा दिया है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। अरे यार, क्या आपको ये मेरी बात समझ में आ रही है कि भेजे में जा रहा है कुछ आपके, बोलो ना जल्दी ढोकलो। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या, हेलो। ये देखिए, ये देखिए, ये जो ना, ये यूनिट 2 की समरी है, ठीक है। ये देखो, यूनिट 2 की समरी में आपको M1 M2 M3 M4 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब आगे देखो, आगे देखो। Following the recommendation of the working group on money in 1998, RBI started publishing a set of 4 new monetary aggregates. अब क्या है देखो, इसमें क्या दिया इसने, NM1 NM2 NM3, आपको समझ में आया। और आगे देखो, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स, लिक्विडिटी एग्रीगेट्स ये है L1 L2, ठीक है ना, और इसमें एक और होता है L3। मतलब अब आप चेक करो, आपको बुक में ऊपर ये नहीं दिया है, ऊपर में नहीं दिया, पर समरी में लिखा है। आप समझे क्या। तो मैंने इसलिए इसको क्या किया, हमारे यहाँ पे बुक में डाल दिया, समझे क्या, प्लीज मुझे बताइए, ठीक है। तो इसको बस एज इट इज याद रखो, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो M1 M2 M3 M4 ये ओल्ड मॉनेटरी एग्रीगेट्स थे, अभी नया वाला क्या है, ये है, ठीक है ना। यस। तो NM1 क्या है, NM1 इज इक्वल टू M1, सेम NM1 M1 ही होता है, नैरो मनी, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, कासा मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बोलते हैं, देन NM1 में अगर आप ऐड कर दोगे शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स अप टू 1 ईयर मेच्योरिटी। शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स है ना, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स मतलब कि हो सकता है कि कोई FD है पर 1 साल से कम की है, तो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स मतलब हमारे देश के जो लोग हैं उनका, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स अप टू 1 ईयर मेच्योरिटी, जो 1 साल के अंदर ही मेच्योर होने वाले हैं। FD है पर 1 साल के अंदर ही मेच्योर होने वाली है, तो वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो पाएगी। मतलब कि इसलिए ये NM1 में अलग से इसको ऐड किया सबसे पहले। तो इससे क्या मिल गया मुझे, इससे मिल गया NM2, ठीक है। अब मैं NM2 में क्या ऐड करूंगा, अब ऐड करूंगा लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स, जो 1 साल से ज्यादा समय लेंगे मेच्योर होने में। तो क्या होगा, मुझे एक बात बताइए, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होगा, NM1, इससे थोड़ा कम लिक्विड होगा आपका NM2, इससे और कम लिक्विड होगा NM3। लिक्विड होने का मतलब क्या होता है कि कैश में कितने जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो NM1 को जल्दी कर पाऊंगा कन्वर्ट कैश में, NM2 को थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, NM3 को सबसे ज़्यादा समय लगेगा, समझा वैसा। तो ये एंड इसमें ऐड कर देंगे आप कॉल एंड टर्म फंडिंग, कॉल एंड टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो जो बैंक्स नहीं होते, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो भी जो आपको क्या बताइए, वो भी जो आपको कुछ स्पेसिफाइड टर्म के लिए, स्पेसिफाइड टाइम के लिए जो पैसा आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, या आप मतलब आप आपका पैसा वहाँ पे डिपॉजिट करते हो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो कॉल एंड टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। यस। तो फिर से मुझे बताइए, इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है बेटा, जैसा दिया ना बस उसको ऐसे याद कर लो। हम क्योंकि अगर इसमें मैं डिटेल में जाऊंगा ना, मैं इसमें और 1 घंटा बात कर सकता हूँ, पर उसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। बस याद रखिए, इधर आइए। NM1 तो क्या है, M1 ही है। नेक्स्ट चलिए, NM1 क्या है मुझे बताइए जल्दी, जल्दी चलो मुझे जल्दी जवाब दो। NM1 क्या है, व्हाट इज NM1। बोले देखो, करेंसी विद द पब्लिक, इसको अगर अपन लिख के करते ना तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना। जैसे M1 M2 में हुआ था, लिखो मेरे साथ एक बार, लिखो प्लीज। तो देखिए, प्लीज गाइस,
करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। इससे क्या मिलेगा मुझे? इससे मिलेगा NM1। अब NM1 में क्या करूं? अब NM1 में क्या करूं बताइए? हम NM1 में क्या करेंगे? NM1 में अगर मैं ऐड कर देता हूं शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेसिडेंट्स, हमारे देश के लोग का, तो क्या मिलेगा मुझे? तो मिलेगा मुझे हम्म तो मिलेगा मुझे NM2। और अब NM2 में अगर मैं ऐड कर देता हूँ लॉन्ग टर्म, है ना। देखो बेटा, मैं हमारे पास ना हमेशा दो ऑप्शन है, या तो हम इसके लिए रोते रहे या हम इसको याद करने की कोशिश करें। अब ये आपके ऊपर है कि हमको इसके लिए रोना धोना है और यार सर ये भी करना ऐसा करना है। आपको रोना धोना है भाई, तो आप CA कोर्स अभी से ही मत करो। मैं एकदम फ्रैंकली आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो शुरुआत है बेटा। CA फाउंडेशन, अभी CA इंटर, CA फाइनल, बहुत मेहनत करना है अपने को, तो अभी हद से ज़्यादा मेहनत अभी करना है। तो हम या तो रो सकते हैं इस चीज़ के लिए, या तो हम क्या कर सकते हैं, या हम कोई तरीके निकाल सकते हैं कि इसको याद कर ले। करेक्ट। चलिए, तो मुझे लगता है अगर आपको सच में CA बनना है तो मेहनत करो फिर, ठीक है। चलिए, और प्लस क्या करेंगे, कॉल टर्म फंडिंग फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, है ना। तो मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो पैसा आपने रखा होगा, डिपॉजिट किया होगा वो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका NM3। क्या सिंपल है अभी? तो पहले पढ़ने में डिफिकल्ट लगता है सिंपल ही वो, ठीक है सिंपल ही, ठीक है। इधर आइए, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ से आते हैं हमारे लिक्विडिटी एग्रीगेट्स। यस, सो ये हमारे क्या बता रहे हैं? ये हमें बता रहे हैं हमारे मनी सप्लाई के बारे में, NM1 NM2 NM3, ठीक है ना। बोलते हैं लिक्विडिटी जो है ना, ये और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी जो शब्द होता है, ये एक और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल लिक्विडिटी हमारी इकोनॉमी में कितनी है, इसके लिए हमें और चीज़ों को कंसिडर करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अभी लिक्विडिटी मेजर्स, ठीक है। प्लीज़ ध्यान दीजिए। तो लिक्विडिटी मेजर्स में क्या है, ये चालू होता है NM3 से, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि लिक्विडिटी मेजर्स आर व्हाट, ये और ब्रॉड है, मतलब इसमें और ज़्यादा चीज़ें कंसिडर करते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, तो बोलते हैं देखो NM3 प्लस, अब NM3 में क्या ऐड करने से L1 आता है, बोले ऑल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। चलिए, तो NM3 में ऐड कर देता हूँ ऑल डिपॉजिट्स या टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग NSC। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिलेगा L1। क्या मिलेगा? L1, लिक्विडिटी एग्रीगेट 1। अब L1 में मैं जब ऐड कर देता हूँ, है ना, क्योंकि पहले हमने NM में, यहाँ पे हमने जो है पोस्ट ऑफिस वाला कंसिडर नहीं किया था, है ना, पोस्ट ऑफिस वाला कंसिडर नहीं किया था। यहाँ पे अब वो यहाँ पे वो क्या अज्यूम कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा रखते हैं ना, उसको निकालने में और टाइम लगता है, या उसको लिक्विड होने में और टाइम लगता है, तो इसलिए उसको मनी सप्लाई में नहीं रखा है। बोले पर लिक्विडिटी में ओवरऑल वो कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए उसको सबसे पहले ऐड किया, ठीक है। अब बारी आएंगे L2 कैसा आएगा। तो L2 की शुरुआत फिर से L1 से होगी, है ना। L1, अब L1 में क्या करूँ, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाली चीज़ों को ऐड कर दो, है ना। तो अब अगर हम इसमें डिफरेंस वगैरह देखने जाएंगे तो बहुत टाइम पास होगा, सिंपल हमें चलना है। L1 में टर्म डिपॉजिट विद टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो चलिए मैं लिख रहा हूँ टर्म डिपॉजिट्स टर्म डिपॉजिट्स विद फाइनेंशियल लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, सॉरी टर्म लेंडिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ओके, पहले लिख लेने दो मुझे, ठीक है, फिर बताता हूँ। प्लस आप मेरे साथ ये लिखना बेटा, आप लिखोगे तो याद रहेगा। टर्म बोरोविंग बाय ए एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बाय ए। टर्म बोरोविंग्स और प्लस क्या बताइए, टर्म नहीं, प्लस सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स विथ फाइनेंशियल। मतलब कि देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या होता है, जो बैंक्स नहीं है पर बैंक्स के तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में क्या आ रहा है कि इनके पास जो पैसा आपने रखा होगा, है ना, डिपॉजिट में, तो टर्म डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, एक बार जैसे अपन बैंक में फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं ना, उस प्रकार का होता है, ठीक है। या टर्म बोरोविंग्स, तो आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा कुछ लोन पे लिया है, तो वो पैसा भी आप यूज़ कर सकते हो, वो भी मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करेगा, ऐसा उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी हमारे देश की, ऐसा। तो वो लिया, तो यहाँ पे ये तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा मुझे, L2, ठीक है। फिर L2 में मैं क्या करूँ, अब फाइनली L2 में जब हम ऐड करेंगे NBFC की चीज़ें, NBFC वाली चीज़ें, NBFC वाला क्या है, पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ NBFC। NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के टाइप जैसे होते हैं। कुछ NBFC होते हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कुछ होते हैं जो कर सकते हैं, है ना। तो जो भी NBFCs में पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, तो उनका वैल्यू आपको लेना है, तो इससे आपको मिल जाएगा L3, इससे आपको मिल जाएगा L3। अब अगर मैं सिंपल भाषा में इसको कर दूं, देखिए, NM3 में पोस्ट ऑफिस वाली चीज़ें ऐड करो तो L1, L1 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली चीज़ें ऐड करो तो L2, और L2 में NBFC वाली चीज़ें ऐड करो तो L3। आपको लॉजिक समझा गया मैं क्या बोल रहा हूँ, बताइए, है ना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इधर आइए, NM1 क्या है, ये तो M1 ही है, क्या इसको मैं नैरो मनी बोल सकता हूँ क्या, हाँ, NM1 और M1 दोनों सेम है ना, ठीक है, नैरो मनी। अब NM1 में क्या ऐड करूँ, बोले NM1 में ऐड करो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स, अप जिसका अप टू 1 ईयर मैच्योरिटी है ना ऑफ रेसिडेंट्स, तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे NM2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बताइए, हमारा NM2 आ जाएगा। NM2 में ऐड कर दो लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट्स एंड कॉल फंडिंग ऑफ क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो क्या मिल जाएगा, NM3, करेक्ट। अब NM3 में पोस्ट ऑफिस वाला ऐड करो तो L1, L1 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाला ऐड करो तो L2, L2 में NBFC वाला ऐड करो तो L3, सिंपल है। बताइए, क्या डन है बात ये, क्या ये दोनों बात डन आपको लग रही है क्या अभी, इज दिस क्लियर गाइस, इज दिस क्लियर, ठीक है, ठीक है, क्या मुझे बताओ, क्या मैं आगे बढ़ूँ अभी, थोड़ा आपको पहले से बेटर लग रहा है अभी, तो हमें पहले देख के ऐसा थोड़ा सा घबराहट होती, पर कुछ है नहीं बेटा, ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, राइट। चलो डन है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कंपेरेटिवली कम है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस पे ही आएंगे, M1 M2 M3 M4, पर ये भी मैंने सेफर साइड आपको करवा दिया, एम आई क्लियर। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट अगली बात देखेंगे, इधर आइए। अब बात आती है पेज नंबर 8.9 पे मैं आ गया हूँ, इधर आइए, चलिए। बोलते देखो, बोलते हैं मनी सप्लाई निकालने के लिए, बोलते हैं दो ऑल्टरनेट थेरी है, मतलब कि दो अलग अलग थेरी बनाई गई है, दो अलग अलग नज़रिए डेवलप किए गए हैं कि मनी सप्लाई कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो, इसमें पहला व्यू है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मनी सप्लाई जो है ना, इट इज़ डिटरमिंड एक्सोजिनसली बाय द सेंट्रल बैंक, है ना। एक्सोजिनसली मतलब एक्सटर्नली, एक्सोजिनसली का मतलब क्या होता है बेटा, बोलो, इसका मतलब होता है एक्सटर्नली, क्या बोला मैंने, तो पहला व्यू है कि मनी सप्लाई कैसे आता है, बोलते हैं मनी सप्लाई आता है एक्सोजिनसली, मतलब कि हमारे देश का मनी सप्लाई कितना होगा ये हमारे देश का सेंट्रल बैंक खुद डिसाइड करता है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे हमारे देश का RBI है, बोले मार्केट डिसाइड नहीं करेगा, ये RBI बताएगा कितना मनी सप्लाई होना चाहिए, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है,
लेकिन 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 जो दूसरा पहलू है, जो दूसरा नजरिया है मनी सप्लाई को कैलकुलेट करने का, इनका मानना है कि नहीं, मनी सप्लाई इज डिटरमिन्ड एंडोजीनसली, है ना, एक्सटर्नली ऑफ द मार्केट, है ना, एक्सटर्नल टू द मार्केट, एक्सटर्नल टू द, और एंडोजीनसली मतलब इंटरनली, इंटरनली बाय आर इकोनॉमी। तो बोलते हैं दूसरा पहलू क्या है कि मनी सप्लाई जो है ना एंडोजीनस मतलब इंटरनली बाय आर इकोनॉमी, हमारे देश में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी, लोग कितना खर्चा करना चाहते हैं, लोग कितनी कमाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के वजह से मनी सप्लाई डिटरमिन होता है, कैलकुलेट होता है, इसके वजह से अफेक्ट होता है, राइट। तो यहाँ पे ये दो पहलू हमें दिए हुए हैं कि मनी सप्लाई को कैलकुलेट, मनी सप्लाई कैसे आता है, कैसे डिटरमिन होता है, इसके दो अलग अलग पहलू हैं। कुछ लोग मानते हैं ऐसे, कुछ लोग मांगते हैं ऐसे, लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने पे हम मनी मल्टीप्लायर अप्रोच फॉलो करते हैं। द करंट प्रैक्टिस इज टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। ठीक है ना, फिर से सुनिए, पहले के ज़माने में, पुराने ज़माने में ये दो पहलू चलते थे कि मनी सप्लाई कैसे आएगा। बोलते, कुछ लोग बोलते थे कि नहीं, मनी सप्लाई जो ना मार्केट का कुछ लेना देना नहीं, इकोनॉमी का लेना देना नहीं, सेंट्रल बैंक आरबीआई बताएगा जितना उतना मनी सप्लाई। दूसरा व्यू था, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू था पहले के ज़माने में कि भैया हमारे इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ होती ना उससे मनी सप्लाई निकलेगा, उसके हिसाब से मनी सप्लाई अफेक्ट होगा। लेकिन अब जो है करंट प्रैक्टिस क्या है, बोले अब आज के ज़माने में करंट प्रैक्टिस क्या है, बोलते करंट प्रैक्टिस इज टू एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई बेस्ड ऑन द मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। बोलते आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, हमारा मनी सप्लाई कितना होगा ये डिपेंड करेगा कुछ हमारे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, है ना। और वो डिटर्मिनेंट्स जो है ऑफ मनी, जैसे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके बदलने पे डिमांड बदल जाता है, वैसे अब पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ मनी सप्लाई, समझे क्या, बताओ, कम ऑन जल्दी, क्या आप बात समझ पा रहे हैं क्या, मुझे जल्दी बताइए। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मनी मल्टीप्लायर अप्रोच ये भी समझना है, ठीक है। आइए इधर, अब मुझे बताइए व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, मैंने आपको सिखाया था मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या है। इसका मतलब है, बोलते हैं द मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस एक्सप्लेन्स दैट हाउ इंक्रीज इन द मॉनेटरी बेस कॉजेज द मनी सप्लाई टू इंक्रीज बाय अ मल्टीप्लाइड अमाउंट। मनी मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या बोलता है कि हमारा जो मॉनेटरी बेस, हमारा मॉनेटरी बेस अगर बढ़ता है तो इससे मनी सप्लाई में कितना चेंज देखने को मिलता है ना, ये हमारा क्या होता है मनी मल्टीप्लायर, ठीक है ना। बोलते हैं इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी टू स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ रेशियो ऑफ व्हाट, इट इज़ अ रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी टू स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, है ना। तो स्टॉक ऑफ मनी मतलब यहाँ पे एक्चुअली टू मनी सप्लाई टू मॉनेटरी बेस, ये क्या फॉर्मूला होता है क्या मनी, आपके मनी मल्टीप्लायर का, ऐसा। तो हमारे मॉनेटरी बेस के मुकाबले कितने टाइम्स हमारा मनी सप्लाई है, दिस इज मनी मल्टीप्लायर, करेक्ट, ध्यान दीजिए। तो हमारा पहला यहाँ पे फॉर्मूला क्या है बताओ, पहला फॉर्मूला क्या है, बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर इज व्हाट, मनी सप्लाई डिवाइड बाय मॉनेटरी बेस, है ना। बोलते हैं मॉनेटरी बेस आएगा कैसे, मॉनेटरी बेस आएगा कैसे, तो देखो मॉनेटरी बेस आएगा, एक तो जो करेंसी सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में, प्लस, है ना, ये करेंसी सर्कुलेट किसने किया बताओ, किसने किया है करेंसी सर्कुलेट, आरबीआई ने, प्लस आपका बैंक रिजर्व्स, तो बैंक के पास जो पैसा पहुंचा पर उन्होंने रिजर्व में रखा है, तो कुछ पैसा रिजर्व में रखेगा आरबीआई के पास और कुछ पैसा रिजर्व में खुद के पास भी रखेगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, है ना। सो मॉनेटरी बेस में क्या आता है, करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंक रिजर्व्स, है ना। इसके ये जो अमाउंट होता है इसके कुछ नंबर ऑफ टाइम्स आपका मनी सप्लाई होता है, ऐसा बोल रहे हैं। जैसे अगर हमारे देश का एग्जाम्पल समझो, मॉनेटरी बेस है 5 करोड़, लेकिन मनी सप्लाई है 20 करोड़, तो ऐसा कैसे हो रहा है, मनी मल्टीप्लायर 4 टाइम्स है यहाँ पे, इसलिए सो यहाँ पे क्या होगा 20 करोड़ अपॉन 5 करोड़, आंसर विल बी 4 टाइम्स। क्या याद आ रहा है क्या आपको, मैंने आपको ये पहले भी करवाया था जब हम वो 1/r वाला फॉर्मूला कर रहे थे तब, ठीक है। सिंपल है बात, मुझे बताइए कम ऑन जल्दी, यस और नो मुझे बताओ, क्या सिंपल है बात। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला याद करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे, मैंने एक 1/r वाला आपको बोला था, ठीक है ना। हाँ ये देखेंगे, ये कब आएगा देखेंगे, इधर आइए,
अब हम बात करते हैं फाइनली सेकंड फॉर्मूला की, जो मैं आपको बोल रहा था कि हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सेकंड फॉर्मूला क्या है, बोलते हैं 1+c अपॉन r+e+c, 1+c अपॉन व्हाट, अपॉन r+e+c। अब ये क्या है, आइए देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आता है, ये हमें देखना है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे ना हमें तीन प्रकार के रेशियोज है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तीन प्रकार के रेशियोज है जो हमें पढ़ने हैं, राइट। प्लीज ध्यान दीजिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इधर देखो, तो यहाँ पे तीन प्रकार के रेशियोज क्या है, एक है करेंसी रेशियो, एक है रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, एक है एक्सेस रिजर्व रेशियो। चलिए अब इसके बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है, आइए इधर। सबसे पहले आता है आपका करेंसी डिपॉजिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, बोलते हैं टोटल करेंसी इन हैंड डिवाइडेड बाय द डिपॉजिट्स, की बैंक में कितना डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबका ध्यान चाहिए मुझे। इसे बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो। देखो एक बात आप ऐसे माइंड में फिक्स करो पहले तो, बेटा जितना पैसा आप बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो बैंक वाला जो पैसा उसको मिला उसमें कुछ पैसा रिजर्व में रखेगा और बाकी लोन में बांटेगा, समझे। याद करो हमारा जो एग्जाम्पल मैंने आपको बना के दिया था, ये वाला कौन सा याद है, ये एग्जाम्पल हमने एक बना के आपको दिया था कि 500 रुपये आरबीआई ने छापे, ये मिस्टर ए को मिले, देन मिस्टर ए ने पूरा 500 रुपये बैंक में डाल दिया। अगर मुझे बताओ, अगर मिस्टर ए ने ये पूरा 500 रुपये बैंक में नहीं डाला होता, मिस्टर ए बोलता भाई मैं 100 रुपये खुद रखूंगा और 400 रुपये ही बैंक में डिपॉजिट करूंगा, तो होता क्या, तो 400 का 25%, 100 रुपये रिजर्व में रखते और यहाँ पे लोन सिर्फ 300 रुपये का ही बांट पाते। अब मिस्टर भी बोलता मैं भी 100 रुपये जेब में रखूंगा और 200 रुपये ही बैंक में डिपॉजिट करूंगा। बेटा अगर बैंक में पैसा डिपॉजिट ही कम होगा, तो क्या आगे जो क्रेडिट मनी जनरेट हो रहा था क्या वो भी कम होगा क्या, कॉमन सेंस लगाओ। अगर हम बैंक में पैसा, बेटा अगर बैंक में पैसा हम डिपॉजिट ही कम करेंगे, तो क्या आगे मनी सप्लाई, जो बैंक वाले जो क्रेडिट मनी जनरेट करते हैं, क्या ये क्रेडिट मनी भी कम जनरेट होगा क्या, हाँ, मतलब मनी सप्लाई भी हमारा कम होगा क्या इसके वजह से, हाँ। आपको फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, क्या आपको फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यस। क्या आपको फील आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, बताइए जल्दी, क्लियर है बात। तो मुझे बताइए, सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। मैंने अगर मुझे जो पैसा मिला, मैंने हाथ में करेंसी फॉर्म में, कैश फॉर्म में पैसा ज्यादा रखा और बैंक में डिपॉजिट कम किया, तो बैंक वाले जो क्रेडिट मनी जनरेट कर पा रहे थे वो कम कर पाएंगे, तो मनी सप्लाई भी कम होगा, समझ में आया। मतलब मैंने हाथ में पैसा करेंसी फॉर्म में ज्यादा रखा, तो बैंक में डिपॉजिट कम होगा, तो बैंक वाले लोन कम बांट पाएंगे, तो मनी सप्लाई आगे जाके कम हो जाएगा, समझे क्या। तो करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, अगर इसका वैल्यू ज्यादा, मतलब ज्यादा तुमने करेंसी हाथ में रखा है, डिपॉजिट बैंक में कम किया है, तो मनी सप्लाई कम, समझा। और अगर करेंसी अपॉन डिपॉजिट्स, ठीक है, तुम्हारे हाथ में करेंसी कितनी है डिवाइड बाय डिपॉजिट्स, है ना, ये पूरे इकोनॉमी के नज़र से देखना है। अगर इसका वैल्यू होगा कम, मतलब तुमने हाथ में करेंसी कम रखी है और बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा किया है, तो बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा करोगे तो बैंक वाले लोन ज़्यादा बांट पाएंगे, तो मनी सप्लाई ज़्यादा, समझा। तो करेंसी डिपॉजिट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करेंसी अपॉन डिपॉजिट, चेक करो। इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है करेंसी अपॉन डिपॉजिट, करेक्ट। करेंसी हाथ में ज़्यादा तो बैंक में पैसा कम, तो बैंक में डिपॉजिट कम, तो बैंक लोन कम बांट पाएगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम और मनी सप्लाई कम। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि करेंसी डिपॉजिट रेशो जो है ये क्या है, ये है कैपिटल सी, कि टोटल करेंसी इन हैंड कितना है लोगों के पास, ये है टोटल डिपॉजिट्स कितने हैं बैंक में, करेक्ट। और ये क्या है, ये है स्मॉल सी, समझे, स्मॉल सी है, ठीक है। तो मुझे बताओ करेंसी डिपॉजिट रेशो ज़्यादा तो मनी सप्लाई कम, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि करेंसी डिपॉजिट रेशो और मनी मल्टीप्लायर में होगा इनवर्स रिलेशन। अगर ये ज़्यादा होगा तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, मनी सप्लाई कम होगा, ऐसा।
क्या आपको बात समझ में आई? मैं वेट कर रहा हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बताइए, आई एम वेटिंग। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर है बात यहाँ तक? आगे बढ़े। अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, क्या बताइए, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। अब रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो सुनिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो को हम डिनोट करते हैं आर से, आर स्मॉल आर से, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स, ठीक है। कि हमारे बैंक के डिपॉजिट के मुकाबले रिजर्व्स कितने हैं, ऐसा, ठीक है। अब रिक्वायर्ड रिजर्व्स में क्या क्या आता है? दो चीज़ें, एसएलआर और सीआरआर, समझे? ये रिक्वायर्ड रिजर्व्स में क्या आता है? दो चीज़ें, एसएलआर, सीआरआर, ठीक है। तो आरबीआई बताता है कितना पैसा एसएलआर में, कितना पैसा सीआरआर में। कौन बताएगा? आरबीआई, करेक्ट है बात? हाँ, ध्यान दीजिए। तो बोलते हैं सीआरआर एंड एसएलआर डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। ये क्लियर है क्या यहाँ तक? पहले मुझे बताओ, ये क्लियर है यहाँ तक? कम ऑन प्लीज। आपको रिजर्व रेशियो समझ में आ रहा है? रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, ठीक है ना? हाँ, तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो क्या है? कि आरबीआई के रिक्वायरमेंट, आरबीआई ने बोला भाई कि आपका 4% समझो, एग्जाम्पल सीआरआर में रखो, 20% रखो किसमें? एसएलआर में। ये रेट कम ज़्यादा करते हैं, ठीक है। वापस आइए। तो 24%, ठीक है। मतलब कि समझो हमारे पास 1,000 रुपये के डिपॉजिट्स है टोटल बैंक के पास, और 1,000 रुपये का क्या बताइए, 1,000 रुपये के डिपॉजिट्स है बैंक के पास, और आरबीआई ने क्या बोला? 4% सीआरआर, 20% एसएलआर, तो 24%, मतलब कितना हो गया? 1,000 का 24%, 240। तो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो कितना हो जाएगा मेरा? 24%। सिंपल भाषा में रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो है क्या? आपका सीआरआर में कितना रखना है परसेंटेज, प्लस एसएलआर में कितना रखना है परसेंटेज पैसा, ऐसा। ये आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, ठीक है। अब होता क्या है कि बैंक वाले पे ना बेटा पेनल्टी लगाई जाती है कि अगर तुमने सीआरआर एसएलआर के हिसाब से पैसा नहीं रखा अगर, तो तुम पे पेनल्टी ठोकी जाती है बाय द बैंक, समझे? बैंक वाला तुम पे पेनल्टी ठोकेगा। तो आरबीआई, तो जनरली बैंक वाले क्या करते हैं कि आरबीआई ने बोला 24%, बैंक वाले क्या करते? बैंक वाले 28%, 30% मेंटेन करके रखते रिजर्व, समझे क्या? ताकि यार अभी नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा भी जैसे आरबीआई ने बोला था 24%, हमारा ना कभी एक दिन जो है क्या बताइए, कभी एक दिन जो है हमारा 23% ही रिजर्व बचा, तो हम पे पेनल्टी ठोक देगा आरबीआई। तो इसलिए सेफर साइड क्या होता है, आरबीआई ने बोला भैया 24% रिजर्व रखना है टोटल, तो बैंक बोलता चल एक काम करता मैं 30% रख देता मेरे सेफ्टी के लिए, समझे क्या बात? ताकि मुझे एक्स्ट्रा पेनल्टी ना देना पड़े। आपको पॉइंट समझा गया? तो अब देखो, 24% तो आरबीआई ने बोला कि इतना तो रिक्वायर्ड है, इतना तो रिक्वायर्ड है। बैंक ने बोला भाई 6% मैं मेरे मर्जी से रखता हूं ऊपर। सर ये हमेशा 6 होगा क्या? नहीं, डिपेंड करेगा बैंक टू बैंक। इसे बोलते हैं एक्सेस रिजर्व रेशियो। आपको समझा गया? इसे बोलते हैं एक्सेस रिजर्व रेशियो, समझा? चलिए वापस आइए। तो एक बार फिर से मुझे बताइए, एक बार सोच के देखो। पहले हम रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो की बात करते हैं कि टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स, करेक्ट? फॉर्मूला ये समझो बेटा, बैंक समझो आरबीआई ने बोला कि तुम्हें अब ये जो सीआरआर एसएलआर है ना, ये अब 30% रखना है टोटल। मतलब कि अगर बेटा आरबीआई ने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो का वैल्यू बढ़ा दिया तो क्या होगा? तो बैंक वाले लोन कम बांट पाएंगे, और बैंक वाले लोन कम बांट पाएंगे तो क्रेडिट मनी इकोनॉमी में कम जा रहा है, तो मनी मल्टीप्लायर कम, मनी सप्लाई कम। मतलब बैंक वाले पैसा रिजर्व में ज्यादा रखेंगे तो लोन कम बांट पाएंगे, तो मनी सप्लाई विल बी कम। और वही अगर आरबीआई ने रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो आपका कम कर दिया तो बैंक वाले लोन ज्यादा बांट पाएंगे, तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा, समझा? तो यहां पे भी क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो के साथ अगेन इनवर्स रिलेशन है मनी मल्टीप्लायर का? क्या लॉजिक समझा आपको? क्या आप सबको लॉजिक समझ में आया? मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, ये दोनों चीज़ को नोट करना बड़ा ज़रूरी है।
ये दोनों चीज़ को नोट करना ज़रूरी है प्लीज़ गाइस। यस, सो गाइस चलिए बड़े आगे। नेक्स्ट आखिरी था मेरा, क्या बताइए, एक्सेस रिजर्व रेशो याद आ रहा है आपको? एक्सेस रिजर्व रेशो याद आ रहा है, क्या था ये? इसका फॉर्मूला क्या रहेगा कि एक्सेस रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट्स, ये हो जाएगा एक्सेस रिजर्व रेशो, ठीक है ना। चलो मैं ना आपको एक एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको ये और अच्छे समझ में आए। एक काम कीजिए, मैं लिख रहा हूँ एक तो करेंसी विद द पब्लिक, करेंसी विद द पब्लिक है समझो 10 करोड़, ठीक है ना। हमारा डिपॉजिट्स विद बैंक्स, डिपॉजिट्स विद बैंक्स जो है वो है समझो हमारा 200 करोड़, ठीक है। रिक्वायर्ड रिजर्व आरबीआई के हिसाब से, रिक्वायर्ड रिजर्व है समझो, समझो आरबीआई के हिसाब से रिक्वायर्ड रिजर्व से 50 करोड़, है ना। लेकिन टोटल रिजर्व्स बाय बैंक, मतलब बैंक ने एक्चुअल में कितने टोटल रिजर्व रखे हैं, टोटल रिजर्व इन्हें रखे हैं 80 करोड़, ठीक है। तो अब बताइए हमें, अब ये तीनों रेशो निकाल के बताओ, ठीक है। समझ में आया आपको? ये एग्जाम्पल से आपको पूरा एक बार में क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। आइए इधर, आपको इस एग्जाम्पल से एक बार में पूरा क्लिक हो जाएगा, ठीक है, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ इधर आओ। तो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, इधर आइए। अब देखिए मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ आपको, ठीक है। हम सारे रेशियोज इसमें निकाल के बताते हैं, चलिए। तो पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे चाहिए करेंसी रेशियो, इसको मैं करेंसी रेशियो बोल सकता हूँ, राइट। या इसको मैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो ऐसा भी बोल सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला आपका? टोटल करेंसी विद द पब्लिक डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स, क्या हो जाएगा? 10 करोड़ डिवाइड बाय 200 करोड़, कितना है बताइए? तो ये आ रहा है 0.05, या इसको ही मैं बोल सकता हूँ 5%, है ना। क्या है? 0.05, या इसको ही क्या 5% बोल सकता हूँ? यस, मैं 0.05 बोलूँ या 5% बोलूँ, एक ही बात है ना। 0.05 इंटू 100 इज 5%, ऐसा क्लियर सबको बताया? कम ऑन, यस आगे बढ़े। ये हो गया करेंसी रेशो, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट मुझे चाहिए मेरा रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। अच्छा, इसको डिनोट करता हूँ स्मॉल सी से, ठीक है ना, स्मॉल सी। ये था, ये कैपिटल सी है, मुझे स्मॉल सी से डिनोट करता हूँ मैं ये, ठीक है, ओके, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है मेरा रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। भैया आरबीआई ने, अच्छा इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। हाँ, आरबीआई ने टोटल रिक्वायर्ड, आरबीआई के हिसाब से टोटल रिक्वायर्ड रिजर्व्स का अमाउंट क्या है वो बताओ, और टोटल डिपॉजिट्स बैंक ने कितने रखे वो बताओ। बोले रिक्वायर्ड रिजर्व थे 50 करोड़ के, और बैंक के पास टोटल डिपॉजिट थे 200, मतलब 200 करोड़ जो रुपया आए ना बैंक के पास, उसमें से इतना पैसा तो उन्होंने रिजर्व में रखा है, बाकी का 150 करोड़ उन्होंने बांटा होगा, ऐसा फिलहाल ऐसा अपन समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब आरबीआई के हिसाब से बाकी 150 करोड़ बांट सकते हो ऐसे, ठीक है ना। हाँ, तो 50 डिवाइड बाय 200 कितना है? 0.25। तो 0.25 का मतलब क्या होता है बेटा बताइए? मतलब कि 25%, क्लियर है बात, है ना। 0.25 मतलब 25%। क्या बात क्लियर है मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। क्या बात क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ। नेक्स्ट ये हो गया रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, एंड फाइनली, फाइनली क्या बताइए, अब अगर मुझे चाहिए एक्सेस रिजर्व रेशो, एक्सेस रिजर्व रेशो का फॉर्मूला है एक्सेस रिजर्व्स, एक्सेस रिजर्व्स अपॉन डिपॉजिट्स, अपॉन टोटल डिपॉजिट्स, दिस इज एक्सेस रिजर्व रेशो। क्या झेप रहा है क्या तुमको मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुमको ये बात समझ में आ रही है क्या? है ना। देखो, ये है बेटा कैपिटल सी, ये है कैपिटल डी, ये है कैपिटल आर, और ये है कैपिटल ई। सॉरी, ये कैपिटल ई नहीं, ये टोटल रिजर्व है। तो अब देखो, मुझे पहले एक्सेस रिजर्व्स मतलब कि कैपिटल ई एक्सेस रिजर्व निकालना पड़ेगा, कैसे? आरबीआई ने बोला 50 करोड़ रखो, तुमने रखा 80 करोड़, समझा। आरबीआई ने 50 रखने को बोला, तुमने 80 रखा, मतलब क्या हो गया? मतलब एक्सेस रिजर्व विल बी 80 करोड़ माइनस 50 करोड़, दैट इज 30 करोड़।
एंड मेरा एक्सेस रिजर्व रेशियो क्या है, ये कैपिटल ई, एक्सेस रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स क्या है, 200 करोड़। कितना आ रहा है बताओ। ये आ रहा है 0.15 या 15%, 0.15 या 15%। ये है एक्सेस रिजर्व रेशियो। क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? ये क्या किया मैंने, मुझे बताओ, मैंने क्या किया एक्चुअली, समझो आप। मैंने क्या किया, आरबीआई ने मुझे बोला था कि 25% रख, तू 25% ही रिजर्व में रख, पर मैंने क्या किया, मैंने 25 प्लस 15 40% रिजर्व में रखा है। कैसे चेक करो, 200 करोड़ के डिपॉजिट्स और 40% करोगे तो टोटल रिजर्व आ रहे हैं 80 करोड़। समझा क्या? आरबीआई ने बोला था 50 करोड़ ही रखो बाजू में, मैंने सेफ्टी के लिए, बफर के लिए, कि भैया क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा का रख दो ऐसा, तो मैंने उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा का पैसा रिजर्व में रखा और बाकी का पैसा अब मैं लोन पे बांट पाऊंगा, मतलब 120 करोड़ के आसपास मैं लोन्स वगैरह बांटूंगा। समझे क्या? क्या आपको अब ये समझे कि तीनों रेशो एग्जैक्टली क्या है? एक बार देखो तो फुल स्क्रीन में, एक बार आप ये फुल स्क्रीन में देखो तो यार प्लीज, और मुझे बताइए क्लियर है क्या बात ये? चलिए, आई होप इट इज क्लियर। तो अब सोच के देखो, अगर बेटा एक्सेस रिजर्व रेशियो ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मतलब मैंने ज्यादा का पैसा रिजर्व में रखा तो बैंक वाला लोन कम बांट पाएगा, तो क्रेडिट मनी जनरेट कम हो पाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होगा मुझे बताइए। तो मनी मनी सप्लाई कम, मनी मल्टीप्लायर कम, मतलब एक्सेस रिजर्व रेशियो में भी इनवर्स रिलेशन है मल्टीप्लायर के साथ। एक्सेस रिजर्व रेशो ज़्यादा, मतलब कि तुमने ज़्यादा एक्सेस रिजर्व रखे हैं, मतलब तुम लोन कम बांट रहे हो, मतलब मनी मल्टीप्लायर कम, मनी सप्लाई कम। तो अगर ये बढ़ता है तो ये गिरता है। तो तीनों केस में क्या हो रहा है मुझे बताइए, ये तीनों केस में इनवर्स रिलेशन है। क्या क्लियर है बात? ये तीनों केस में जो है बेटा आपका इनवर्स रिलेशन है। यस और नो? एम आई क्लियर गाइस? चलिए बताइए मुझे, क्या बात एकदम क्लियर है? क्या मैं डन समझूं? हाँ, क्या मैं डन समझूं ये चीज़? पक्का इट इज़ क्लियर है ना? मैं एक बार ये आपको बता रहा हूँ, ऐसा थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको बाद में लिख सके अच्छे से। बाद में पॉज करके लिख लेना आप, ठीक है ना? ये एक हो गया, फिर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो और फिर एक्सेल रिजर्व रेशियो, ठीक है ना? डन है? चलो इधर आइए, अब सुनिए, अब ये मैंने क्यों बताया, ठीक है? आइए इधर, अब ये चीज़ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? बोलते हैं, बोलते हैं कि देखो, मनी मल्टीप्लायर क्या है? बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर, बोलते हैं कि मॉनेटरी बेस जब हमारा बढ़ता है, आई, मॉनेटरी बेस जब बढ़ता है तो मनी सप्लाई में ज़्यादा चेंज देखने को मिलता है ना? तो मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर से आता है मनी सप्लाई, करेक्ट? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मनी मल्टीप्लायर इज एम अपॉन एम बी, ये तो आपको पता है, करेक्ट? ये एक फॉर्मूला हो गया। अब सुनिए ध्यान से, हाँ, अब सुनिए, अब पहले ये चीज़ देखें, बोलते हैं मनी सप्लाई कैसे आता है, अगर हम सिंपल भाषा में देखें, टोटल कितना पैसा हमारे पास करेंसी फॉर्म में है और कितना पैसा डिपॉजिट करके रखा है बैंक में। अभी फिलहाल के लिए अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई को बाजू में रखो, उसको इग्नोर करो, है ना? मनी सप्लाई M1 याद करो, M1 कैसे निकाला था हमने, क्या था? करेंसी विद द पब्लिक प्लस क्या बताइए, आपका डिपॉजिट्स विद द बैंक्स। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ, मनी सप्लाई सिंपल भाषा में कैसा आएगा, करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिपॉजिट विद बैंक्स, टोटल डिपॉजिट सब आ गया, सेविंग, करंट, फिक्स डिपॉजिट सारे, है ना? तो डिमांड भी आ गया इसमें, टाइम डिपॉजिट्स भी आ गए, सारे डिपॉजिट्स आ गए इसके अंदर, ठीक है ना? ओके, तो ये मुझे क्या बताता है, मनी सप्लाई, है ना? वो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई उसको इग्नोर करो, वो काम का नहीं फिलहाल, ठीक है? तो मनी सप्लाई क्या है, सी प्लस डी, टोटल करेंसी प्लस क्या बताया, टोटल डिपॉजिट्स। और मॉनेटरी बेस क्या है, मॉनेटरी बेस जो पैसा, जो पैसा क्या बताइए आरबीआई ने छापा, प्लस क्या बताइए, प्लस जो बैंक के पास रिजर्व में पड़ा है पैसा, वो
दैट इज मनी विद द प्रोड्यूसर ऑफ द मनी। जो पैसा प्रोड्यूसर ऑफ मनी के पास है, या उन्होंने जो उनके पास जो पड़ा है, ठीक है ना। तो एमबी जो है क्या है, अगेन ये जो सी है ना वही वाला सी है ये, कि टोटल करेंसी। तो आरबीआई ने जो टोटल करेंसी छापी, राइट। और ये आर क्या है, आर आर क्या है, टोटल रिजर्व्स विद द बैंक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने एक अजम्पशन ऐसा लिया है कि करेंसी विद द पब्लिक इज इक्वल टू करेंसी इन सर्कुलेशन। मतलब जितना पैसा आरबीआई छाप रहा है उतना करेंसी लोगों के पास भी है। मतलब ये दोनों चीज सेम है, ऐसा समझो अभी के लिए, ठीक है ना। तो अगेन मुझे एक बार बताइए, फिर से एक बार बताइए मुझे। यस, मुझे आप फिर से एक बार जवाब देंगे, ठीक है ना। सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मनी सप्लाई क्या है, करेंसी प्लस डिपॉजिट्स। मॉनेटरी बेस क्या है, करेंसी प्लस क्या है, आपका रिजर्व्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मुझे बताओ मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू क्या था, एम अपॉन एम बी, करेक्ट। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, एम के बदले लिख देता हूँ टोटल करेंसी प्लस टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय, एम बी के बदले लिख देता हूँ टोटल करेंसी प्लस रिजर्व्स। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बताइए, कम ऑन, ऐसा लिख सकता हूँ। तो मैंने बोला भाई मनी मल्टीप्लायर को मैं, अगर मैं ये रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ, सी प्लस डी अपॉन सी प्लस आर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा आपको हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा ये, पर आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। हाँ चलिए बताइए मुझे जल्दी, कम ऑन। यस आई एम वेटिंग। यस प्लीज, सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे मुझे जल्दी, फास्ट। सारे बच्चे यस और नो बोलेंगे, ये समझा। अब मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से, दोनों से मैं डिपॉजिट डिवाइड कर रहा हूं। आपको समझा। यहां पे देखो, यहां पे आर क्या है, आर, यहां पे आर है हमारे टोटल रिजर्व्स। आर क्या है, हमारे टोटल रिजर्व्स। टोटल रिजर्व कैसे आएंगे, कुछ होंगे उसमें जो रिक्वायर्ड होंगे और कुछ होंगे इसमें जो एक्सेस वाले होंगे। ये क्या है, आर टोटल रिजर्व, जैसे 80 करोड़, इसमें रिक्वायर्ड कितना था, 50 करोड़, और 30 करोड़ हमने एक्स्ट्रा के रखे हैं। आप समझिए क्या मैं क्या बोल रहा हूं, बताइए। यस आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्लीज गाइस। यस समझ में आया कि आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बताइए, कम ऑन। यस अच्छा, तो ये हो गया ना। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एम क्या है, करेंसी, टोटल करेंसी प्लस टोटल डिपॉजिट्स डिवाइडेड बाय, ये एम मतलब मनी मल्टीप्लाई, ठीक है ना, डिवाइड बाय टोटल करेंसी प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व प्लस एक्सेस रिजर्व्स। आपको समझ में आया, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, पहले मुझे बताओ यहाँ से हम यहाँ पे आए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिए, अब मैं न्यूमरेटर में भी, डिवाइड कर रहा हूँ डिपॉजिट से, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ डिपॉजिट से। क्या ऐसा कर सकता हूँ, अरे यार मुझे बताओ ना। जैसे समझो मैंने लिखा 5 बाय, मैंने लिखा 60/40। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, दो इसको भी 2 से डिवाइड करो, इसको भी 2 से डिवाइड करो, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कर सकता हूँ ऐसा। तो भी क्या आंसर सेम होगा, ये आएगा 30/20। तो क्या 60/40 और 30/20 क्या ये सेम होता है क्या मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम चीज से डिवाइड कर सकता हूँ क्या, कर सकते हो है ना। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं अभी क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप क्या करो, दोनों को आप डिपॉजिट से डिवाइड कर दो, समझे। तो अब क्या होगा सोचो, ये हो जाएगा C/D, ये हो जाएगा D/D, समझा। ये हो जाएगा C/D, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड रिजर्व अपॉन डी, ये हो जाएगा एक्सेस रिजर्व अपॉन डी। समझ में आया। अरे बेटा सारे टर्म्स डी से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो देखो, डिवाइडिंग बाय डी, डी मतलब डिपॉजिट्स ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा मैंने आपको सिखाया है टोटल करेंसी अपॉन डिपॉजिट क्या होता है, करेंसी रेशियो या करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेक्ट। ये क्या होता है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, तो इसको लिखूंगा स्मॉल सी, प्लस D/D क्या होता है, 1। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 1 + C या C+1। अब ये न्यूमरेटर हो गया, ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर के साथ क्या होगा, चेक करो फिर से। टोटल करेंसी अपॉन डिपॉजिट क्या हो जाता है, करेंसी रेशियो। रिक्वायर्ड रिजर्व अपॉन डिपॉजिट होता है रिजर्व रेशियो। एक्सेस रिजर्व अपॉन डिपॉजिट होता है एक्सेस रिजर्व रेशियो।
तो फॉर्मूला बन जाएगा बेटा 1+C अपॉन R+E+C। ये C मतलब क्या है, करेंसी रेशो। तो मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला है कि 1 + करेंसी रेशो मैं करेंसी रेशो बोलूँ या करेंसी डिपॉजिट रेशो बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है ना। 1 + करेंसी रेशो डिवाइडेड बाय करेंसी रेशो प्लस रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो प्लस एक्सेस रिजर्व रेशो। एम आई क्लियर, मुझे बताइए। यस, एम आई क्लियर गाइस, चलिए बताएंगे मुझे, क्या बात क्लियर है। यस गाइस, कम ऑन, समझा गया। तो मनी मल्टीप्लाई का मैं बोल रहा था ना, एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, यही है वो फॉर्मूला, चेक करो, ये रहा 1+C अपॉन R+E+C। तो मुझे, हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल अभी लिया था, ये जो एग्जाम्पल लिया था, इस एग्जाम्पल में मुझे मनी मल्टीप्लायर निकाल के बताओ। चलो, इस एग्जाम्पल में मुझे मनी मल्टीप्लायर निकाल के बताइए। लेट अस सी कौन कर पाता है। एक मिनट, लेट अस सी कि कौन कर पाता है। मुझे इस एग्जाम्पल में क्या चाहिए। मेरे पास देखो, देखो मेरे पास करेंसी रेशियो है 0.05, मेरे पास रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 0.25, मेरे पास एक्सेस रिजर्व रेशियो है 0.15, ठीक है ना। बेटा कोई इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतने डिटेल में कोई जाता ही नहीं है इसमें। तो क्या हो जाएगा, मेरा मनी मल्टीप्लायर जो है, राइट, जैसे स्मॉल m से डिनोट करता है, क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1+C अपॉन R+E+C। लॉजिक समझा अभी आपको क्या चल रहा है एग्जैक्टली क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है, मैं क्या चल रहा है यहाँ पे, वो आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1+C मतलब 1+0.05 डिवाइडेड बाय R क्या है 0.25 प्लस E क्या है 0.15 प्लस C क्या है 0.05। क्या आ रहा है आंसर, ये आ जाएगा 1.05 डिवाइडेड बाय 0.4। चलिए बताइए आंसर। तो मेरा आंसर आएगा फाइनली 2 है ना, 34 है, 33 है, 1.05 डिवाइड बाय 0.45, तो 2.3333। 4 कब करता है बेटा, जब 3, ये अगले 3 के बाद यहाँ पे 5 या 5 से ज़्यादा हो तब उसको राउंड ऑफ करेंगे ना छोले भटूरे। जैसे 1.6666 को क्या लिखते हैं आप 1.67, क्यों, क्योंकि सेकेंड डेसिमल के बाद जो नंबर है ये 5 या 5 से ज़्यादा है। आई होप कि आपको राउंड ऑफ करना सिखाया है बचपन में, है ना। मैं नाम नहीं लेना चाहता अभी बच्चे का, चलिए याद रखो ये। तो यहाँ पे तीसरा डेसिमल भी 3 है ना, तो ये 5 से कम है, तो इसलिए इसको राउंड ऑफ करेंगे, राउंड अप करेंगे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो 2.33 इज योर मनी मल्टीप्लायर। क्या आपको ये समझ में आया, अभी मुझे बताओ, सच सच बताओ, क्या आपको सच समझ में आया या नहीं, मुझे बताइए आप। लॉजिक समझ में आया आपको, क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कम ऑन। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा, बोलो, चलो पक्का, यस, ठीक है ना, ये पक्का समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मूला जो है ये आ गया, ठीक है। मैं एक बार अब इसका जो है, मैं एक बार पॉज करके आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। ये वाली चीज़ भी बाद में पॉज करके लिख लेना, मैं एक बार आपको फुल स्क्रीन करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ये है, तो इसके 2 डंडी मारना, पहले आप ये चीज़ लिखना, ये वाली चीज़, पॉज करो वीडियो को, 1 2 3, हाँ आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट ये लिखना है, पॉज करके, हाँ ये लिखना है पॉज करके, 1 2 3, ओके। अब यहाँ पे ये लिखा है डिपॉजिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर। थोड़ा सा बेटा ये हल्का सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, पर आप मेकआउट कर पाएंगे इसको कि क्या लिखा है, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए, तो ये आप बाद में इसको लिखेंगे। अब सुन लीजिए, अब ये जो पार्ट है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, देखें बेटा, अगर मैं ऐसा अज्यूम करूँ, जैसे मनी मल्टीप्लायर का ये फॉर्मूला है पहला, और दूसरा फॉर्मूला है ये, करेक्ट, ये डन है। अब अगर बेटा मैं ऐसा अज्यूम करूं क्या, कि अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि बैंक वाले जो है ना वो एक्सेस रिजर्व नहीं रखते, अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि बैंक वाले एक्सेस रिजर्व नहीं रखते, ओके, तो एक्सेस रिजर्व रेशियो विल बी जीरो, समझा। अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि बैंक वाले एक्सेस रिजर्व नहीं रखते तो ये हो जाएगा जीरो, यस और नो। हाँ, एक और चीज, अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं इसके साथ साथ कि जो भी हमारे देश में लोग हैं ना, पब्लिक, वो कुछ भी पैसा करेंसी फॉर्म में नहीं रखती और पूरा का पूरा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देती है, तो क्या होगा, मेरा करेंसी डिपॉजिट रेशियो हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि करेंसी में कुछ भी पैसा रखा ही नहीं है, पूरा पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो जीरो अपॉन डिपॉजिट का कुछ भी वैल्यू हो, आंसर विल बी जीरो, तो करेंसी रेशियो विल बी जीरो। अगर हम ये दो अजम्पशन ले, सुनो ध्यान से, अगर ये दो अजम्पशन मैं लूंगा तो क्या होगा, मेरा एक्सेस रिजर्व रेशियो हो जाएगा जीरो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो हो जाएगा जीरो, ये भी हो जाएगा जीरो, तो फॉर्मूला में बचेगा क्या, 1/r। क्या ये मनी मल्टीप्लायर का मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था? हाँ, तो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला इधर से ही आया है। बस जब हम यहां पे ऐसा अज्यूम करेंगे कि बैंक एक्सेस रिजर्व नहीं रखता, लोग कुछ भी पैसा करेंसी में नहीं रखते, तब मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाता है 1/r। क्या आपको समझ में आया पॉइंट क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो मैंने, अब आप याद करो, याद करो, हमने जब ये एग्जाम्पल आपको पढ़ाया था, कौन सा, इनिशियल वाला, इसमें मैंने क्या बोला था कि जितना पैसा ए को मिला पूरा बैंक में डाल दिया। यहां पे इसने करेंसी फॉर्म में खुद के पास कुछ रखा ही नहीं था, पूरा बैंक में डाल दिया था, मतलब करेंसी डिपॉजिट रेशियो हुआ जीरो, राइट। अच्छा, दूसरा देखो, यहां पे हमने दूसरा अजम्पशन भी लिया हुआ है। आरबीआई ने बोला कि 25% रखना है भैया रिजर्व में, तो हमने एग्जैक्ट 25% ही रिजर्व में रखा बैंक वाले ने, और बाकी का पूरा पैसा लोन पे दे दिया। मतलब बैंक वाले ने भी एक्सेस रिजर्व नहीं रखा और इन्होंने करेंसी में कुछ भी पैसा नहीं रखा। तो अगर हम ऐसा अज्यूम करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमारा मनी मल्टीप्लायर विल बी 1/r। और इसको ही बेटा हम बोल सकते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं, क्रेडिट मल्टीप्लायर, कि बैंक वाले जो लोन बांटते हैं उससे मनी कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो इसे क्रेडिट मल्टीप्लायर या इसे डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर, ऐसा भी इसे बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है, डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर, बताइए कमॉन। क्योंकि बैंक में जो पैसा डिपॉजिट हो रहा है वो एक्सपांड हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, और उससे मनी सप्लाई बढ़ रहा है सर, ठीक है। तो मुझे बताइए, एक बात मुझे बताओ, मेरा आपसे एक सवाल है, सुनिए, मेरा आपसे सवाल है कि क्या मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर, क्या ये दोनों सेम है? क्या ये हमेशा दोनों सेम होते हैं? आंसर है नहीं। बोलते भाई देख, मनी मल्टीप्लायर एक्चुअल में क्या है, 1+c अपॉन r प्लस ई प्लस सी, ये है मनी मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर क्या है एक्चुअल में, 1/r। क्या ये दोनों हमेशा सेम होते हैं? आंसर है नहीं। ये दोनों सेम या इक्वल तब होंगे जब मैं ये अजम्पशन लूं। अगर ये अजम्पशन हमने लिया है और ये चीजें हो रही है तो फिर क्या होगा, तो ही ये दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये भी हो जाएगा 1/r, ये तो 1/r है ही पहले से। समझा मैंने क्या बोला, आपको बताइए। हाँ, तो बोलते हैं क्या मनी मल्टीप्लायर और क्रेडिट मल्टीप्लायर हमेशा सेम होते हैं? आंसर है नहीं। मनी मल्टीप्लायर ये है, क्रेडिट मल्टीप्लायर ये है, लेकिन ये दोनों सेम कब हो जाएंगे, जब हम ये ऊपर के दो अजम्पशंस लेंगे तब। एम आई क्लियर? क्या बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया? तो देखो, मैंने यहां पे बोला मनी मल्टीप्लायर निकालने का पहला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से ही ये बन के आता है। और अगर हम दो अजम्पशन लें, अभी देखो, इफ वी अज्यूम कि बैंक नेवर होल्ड एक्सेस रिजर्व्स, इंडिविजुअल एंड नॉन बैंक कॉर्पोरेशन नेवर होल्ड करेंसी,
तो E इक्वल टू जीरो, C इक्वल टू जीरो, देन मनी मल्टीप्लायर विल बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो। ये MCQ आएगा, ठीक है ना। रेसिप्रोकल मतलब 1/r है ना, तो M विल बी इक्वल टू 1/r। अब इसके ही आगे क्या लिखा मैंने, M इक्वल टू 1/r, इसको मैं इसको और क्या बोलता हूँ, क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर या डिपॉजिट एक्सपांशन मल्टीप्लायर, है ना। तो ये क्या बताता है, द अमाउंट ऑफ एडिशनल मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक, कि बैंक कितना पैसा और क्रिएट करता है इकोनॉमी में से थ्रू द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग द अवेलेबल मनी इट हैज इन एक्सेस ऑफ द सेंट्रल बैंक्स रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो बैंक कितना मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है वो 1/r बताता है। ये क्रेडिट मल्टीप्लायर होता है, लेकिन क्या यही मनी मल्टीप्लायर होगा क्या, बोलते हैं जरूरी नहीं है। ये कब होगा मनी मल्टीप्लायर, जब जब हम ये दो अजम्पशन ले तब। एम आई क्लियर, मुझे बताइए। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो बता देंगे कि आपने क्या वो अजम्पशन लिया है या नहीं, बस, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, एक ना बेटा मैं चाहता हूँ कि आप एक बेसिक लॉजिक याद करके रखें कि अगर बेटा बैंक के पास जितना ज़्यादा पैसा बचेगा फॉर गिविंग लोन्स, उतना ज़्यादा डिपॉजिट एक्सपेंशन, उतना ज़्यादा लोन क्रेडिट मल्टीप्लाई होगा, मतलब उतना ज़्यादा बैंक लोन बांटेगा, उतना ज़्यादा मनी मल्टीप्लायर, उतना ज़्यादा मनी सप्लाई, बात खत्म। तो बैंक के पास डिपॉजिट ज़्यादा तो मनी सप्लाई विल बी ज़्यादा। क्या आपको समझ में आ रही बात है, क्या बोलो, कम ऑन, यस डन है क्या यहाँ तक, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी, क्या डन है, क्या डन 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 है यहाँ तक गाइस, कम ऑन जल्दी, डन है ना, पक्का समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमें देखना था डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। बोलते हैं मनी मल्टीप्लाई अप्रोच टू मनी सप्लाई प्रोपाउंडेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना श्वार्ट्ज इन 1963 कंसिडर्ड 3 फैक्टर्स एज द इमीडिएट डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो ये जो मनी मल्टीप्लायर अप्रोच था ना, ये मिल्टन फ्रीडमैन और एना श्वार्ट्ज ने मिलकर दिया था, है ना। इट वाज प्रोपाउंडेड मतलब क्या, गिवन बाय, इट वाज गिवन बाय, ठीक है ना। हाँ, इन्होंने बोला था कि देयर आर 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, क्या क्या है, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, रिजर्व रेशो, करेंसी डिपॉजिट रेशो, है ना। ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या बताइए, हमारा मनी सप्लाई, ऐसा इनका मानना है, ठीक है ना। बोलते हैं इसमें जो स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी है, स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, ठीक है ना, सोच के देखो, RBI बेटा जितना ज़्यादा पैसा, हाई पावर्ड मनी मतलब बेस मनी, है ना, मॉनेटरी बेस, RBI बेटा जितना ज़्यादा पैसा छापेगा, क्या उतना ज़्यादा हमारा, क्या बताइए, मनी सप्लाई होगा क्या, सोच के देखो आप, है ना। तो RBI ने जितना ज़्यादा पैसा छापा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई, करेक्ट। तो हाई पावर्ड मनी की अगर मैं बात करूं, तो जितना ज़्यादा हाई पावर्ड मनी उतना ज़्यादा मनी सप्लाई, करेक्ट, मतलब कि डायरेक्टली रिलेटेड है मनी सप्लाई से, है ना। या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली रिलेटेड है मनी मल्टीप्लायर से, जितना ज़्यादा हमारा मॉनेटरी बेस उतना ज़्यादा, क्या बताइए, हमारा मनी सप्लाई। एम आई क्लियर, यस और नो, है ना। आगे बढ़े, बोलते हैं लेकिन ये डिपेंड करता है ऑन द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, मतलब RBI जितना पैसा छापना चाहेगा उस पर डिपेंड करेगा ना ये चीज़, ऐसा। नेक्स्ट अगली बात है दोस्तों, रिजर्व रेशो क्या है, R/D, टोटल रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स। बोलते हैं डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बोलते हैं ये डिपेंड करता है हमारे कमर्शियल बैंक्स के बिहेवियर के ऊपर, है ना। रिजर्व रेशो देखो, रिजर्व रेशो जब इसने लिखा ना, यहाँ पे दोनों चीज़ इसके अंदर एक्चुअली इन्होंने डाल दी है। एक्चुअली यहाँ पे 2 चीज़ होनी चाहिए, एक होता है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, एक है आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशो, है ना, ये होता है आपका स्मॉल r, और एक है आपका एक्सेस रिजर्व रेशो, मैंने आपको बताया था, करेक्ट, एक्सेस रिजर्व रेशो जिसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं ना। तो बोलते हैं कि हमारे समझो सेंट्रल बैंक ने बोल दिया कि 25% रिजर्व में रखना है, पर अब उससे ज़्यादा भी रखता है बहुत बार बैंक्स, है ना, याद है मैंने आपको बताया था, एक्सेस रिजर्व भी रखते हैं, करेक्ट। तो ये अभी डिपेंड करेगा, मतलब रिजर्व रेशो जो टोटल है वो किस पे डिपेंड करेगा, कि कमर्शियल बैंक्स, मतलब जैसे HDFC बैंक, SBI, ये जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ये एक्चुअल में कितना रिजर्व रखते हैं उस पर डिपेंड करेगा। RBI ने 25% बोल तो दिया, मिनिमम उतना तो रखना ही है, कोई 30% रखेगा, कोई 35 रखेगा, कोई 40% रखेगा, ऐसा, ठीक है ना। तो एक कमर्शियल बैंक के बिहेवियर पे डिपेंड करता है ये वाली चीज। अच्छा मुझे बताइए, जितना ज्यादा पैसा रिजर्व में रखेंगे तो बैंक जो है लोन कम बांट पाएगा, तो क्रेडिट मनी जनरेशन कम होगा, मनी मल्टीप्लायर कम, मनी सप्लाई कम। तो रिजर्व रेशो और मनी मल्टीप्लायर क्या है, इनवर्स रिलेशन। ये आपको क्या ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया था पहले ही, क्या ऑलरेडी ये मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था क्या ये चीज, यस। एंड अगला क्या है, अगला है करेंसी डिपॉजिट रेशो। बोलते हैं ये डिपेंड करेगा हमारे देश के पब्लिक के ऊपर,
कि हमारे देश की पब्लिक कितना पैसा हाथ में रखना चाहती है करेंसी फॉर्म में, कितना बैंक में डिपॉजिट करना चाहती है। करेंसी डिपॉजिट रेशो इट डिपेंड्स अपॉन द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक, ये पब्लिक के बिहेवियर पे डिपेंड करेगा, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, करेंसी डिपॉजिट रेशो। ठीक है, अब अगर समझो हमारे देश की पब्लिक चाहती है कि करेंसी में पैसा ज़्यादा रखो, बैंक में डिपॉजिट कम करो, तो फिर करेंसी डिपॉजिट रेशो का वैल्यू आएगा ज़्यादा। ये ज़्यादा आएगा तो बैंक में डिपॉजिट कम, तो बैंक वाले लोन कम बांट पाएंगे, तो मनी मल्टीप्लायर कम, समझे क्या, मनी सप्लाई कम। तो करेंसी रेशो में क्या बताइए, इट इज़ व्हाट, इट इज़ इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर। ये मैंने आपको लिखवा दिया था ऑलरेडी, करेक्ट है। चलो इधर आइए, तो फिर से मुझे बताएंगे कौन, ये तीन चीज़ें हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है ना। ओके चलिए आइए इधर, तो अब यहाँ पे इसी को देखना है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 8.10 जल्दी करें। ये देखो पेज नंबर 8.11 है ना, बस यहाँ पे यहाँ तक या आधा पेज आपका यूनिट 3 खत्म हो जाएगा, यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इधर। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसकी बताइए आपको, सबसे पहले बात कर रहा है वो स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, जिसे एच बोल रहा है, या मॉनेटरी बेस एक्चुअली ये है, ठीक है ना। बोलते हैं मनी स्टॉक इज डिटरमिन्ड बाय द मनी मल्टीप्लायर एंड मॉनेटरी बेस। यहाँ पे मनी स्टॉक का मतलब क्या बोल रहा हूँ, मनी सप्लाई की बात कर रहा है एक्चुअली। हाँ, इट इज डिटरमिन्ड बाय द मनी मल्टीप्लायर स्मॉल एम एंड द मॉनेटरी बेस। अरे यार क्या चिल्टू बातें बोल रहा है वो। बोलते हैं मनी सप्लाई कैसे आता है, मॉनेटरी बेस इंटू मनी मल्टीप्लायर। यही जो चीज़ है ना, जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे उसने लिखा हुआ है लाइन में, ठीक है। बोलते हैं इट इज कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी, समझेगा, कंट्रोल्ड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी कौन है, हमारे देश की आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोल करता है किसको बताइए, हमारे मॉनेटरी बेस को। ओके, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट द टोटल सप्लाई ऑफ मनी विल वेरी डायरेक्टली वेरी डायरेक्टली विद द सप्लाई ऑफ हाई पावर्ड मनी। यस, तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है क्या कि जितना ज़्यादा मॉनेटरी बेस हमारा होगा उतना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा हमारा। मतलब मॉनेटरी बेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई, है ना, है ना। सिंपल बात है, मुझे एक बात बताइए, एकदम कॉमन सेंस की बात है, एकदम कॉमन सेंस की बात है, मुझे एक बात बताइए, समझो मॉनेटरी बेस है 1000 करोड़, है ना, हमारा मनी मल्टीप्लायर है 4 टाइम्स, तो मेरा मनी सप्लाई क्या आ जाएगा, 4000 करोड़, करेक्ट। अब अगर मैंने समझो मॉनेटरी बेस को 2000 करोड़ कर दिया, 2000 करोड़ कर दिया, राइट, और आपका मनी मल्टीप्लायर तो 4 ही है, तो ये कितना आएगा, 8000 करोड़। क्या आपको दिख रहा है क्या कि जैसे जैसे मैंने मनी मॉनेटरी बेस को बढ़ाया मेरा मनी सप्लाई भी बढ़ गया। बस यही तो बोल रहे हैं डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मॉनेटरी बेस एंड मनी सप्लाई। क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट देखेंगे, अगली बात है रिजर्व रेशियो, प्लीज ध्यान दीजिए। अगला बेटा रिजर्व रेशियो, दैट इज टोटल रिजर्व्स अपॉन टोटल डिपॉजिट्स। ये डिपेंड करता है किसके, कमर्शियल बैंक्स के बिहेवियर के ऊपर, है ना, कि बैंक कितना पैसा एक्चुअल में रिजर्व में रखती है। ठीक है, बोलते देखो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो, सोच के देखो, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो क्या होगा, क्या हो गया, अगर आरबीआई ने बोला तुम्हें ज्यादा पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा तो क्या होगा, अब बैंक के पास जो है रिजर्व ज्यादा, तो लोन कम बांट पाएंगे। बोलते बैंक विल डिक्रीज लेंडिंग, और डिक्रीज लेंडिंग अगर मतलब बैंक वाले अगर लोन कम बांटेंगे तो लोगों को लोन कम मिलेंगे। अब लोगों को पैसा कम मिल रहा है तो आगे और डिपॉजिट्स हमारे फ्यूचर में और कम हो गए। बोलते हैं इट विल कॉज अ डिक्लाइन इन डिपॉजिट्स इन फ्यूचर। अरे भैया मुझे एक बात बताइए, सोच के देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ गया, मतलब बैंक वाले को ज़्यादा पैसा रिजर्व में रखना है, तो बैंक वाले लोन कम बांटेंगे। अगर बैंक वाले लोन कम बांटेंगे तो अब जो लोगों को पैसा मिलेगा, है ना, कम लोगों को पैसा मिलेगा, तो हमारे बैंक में फ्यूचर में जो डिपॉजिट्स हैं वो भी तो और कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही कम है ऐसा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मनी सप्लाई जो है वो डिक्लाइन होगा। तो सिंपल भाषा में रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ गया तो मनी सप्लाई गिर गया, और इसका उल्टा देखो, अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो जो है आपका कम होता है तो बैंक वाले ज़्यादा लोन बांट पाएंगे, है ना, बैंक के पास डिपॉजिट्स फिर फ्यूचर में और बढ़ेंगे, और क्या होगा इससे, इससे जो है हमारा मनी सप्लाई बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्मॉलर द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर, लार्जर विल बी द व्हाट, मनी मल्टीप्लायर। मतलब वो क्या बोल रहा है कि आपका रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर, समझे क्या। यहाँ पे इसने कंपैरिजन मनी मल्टीप्लायर से किया है, यहाँ पे कंपैरिजन मनी सप्लाई से कर रहे हैं, है ना। मॉनेटरी बेस मनी सप्लाई को डायरेक्टली रिलेटेड है, यहाँ पे रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो मनी मल्टीप्लायर को इनवर्सली रिलेटेड है। यस, एंड अगर रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी मल्टीप्लायर गिरेगा, इससे मनी सप्लाई भी गिरता ही है, करेक्ट। चलिए मुझे बताइए, यहाँ तक डन है बात। अब इसमें ही इन्होंने क्या बोला है, आइए इधर नेक्स्ट देखें। बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स। बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स क्या है,
बोलते हैं दे आर दी फंड्स दैट अ बैंक कीप्स एज रिजर्व्स बियॉन्ड व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन। इट इज अ बफर, है ना, इट इज अ बफर कि बोले यार फ्यूचर में कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ सकता है जिसमें पैसों की एकदम से जरूरत पड़े, तो इट इज अ बफर अगेंस्ट द अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स ऑफ द फ्यूचर। समझे ना? आगे बोलते हैं एक्सेस रिजर्व कैसे आते हैं, फॉर्मूला देखो, बोलते हैं टोटल रिजर्व्स माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व्स। क्या ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है? हमने 80 करोड़ के रिजर्व्स रखे थे, याद करो, है ना, पर सॉरी, हमारे 80 करोड़ के टोटल रिजर्व्स थे और हमारा रिक्वायर्ड रिजर्व सिर्फ 50 करोड़ था। तो मैंने बताया था कि 30 करोड़ हमारा क्या है, एक्सेस रिजर्व है। यार बताओ ना प्लीज, क्या ये मैंने आपको जस्ट करवाया था क्या? मुझे बताइए। अरे हमने क्वेश्चन किया था ना ऐसा, ये रहा, हमने क्वेश्चन किया था ना, ये देखो ना। अरे यार ऐसा मत करो प्लीज, बोलो ना प्लीज प्लीज, सारे बच्चे जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी मन में बोलेंगे यस कम ऑन। क्या ये हुआ है कि नहीं? बोलो बोलो यस नो, जल्दी यस नो, हुआ है ना ये? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये डन है, हाँ ठीक है, ओके आगे बढ़े, नेक्स्ट इधर आइए। बोलते हैं देखो, बोलते हैं एक्सेस रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक डू नॉट लीड टू एनी एडिशनल लोन्स एंड दस दे डू नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ मनी, है ना। बोलते हैं बेटा अगर हमने एक्सेस रिजर्व रखे, मतलब जितना आरबीआई ने बोला, है ना, जितना आरबीआई ने रेगुलेशन में लिखा है उससे ज्यादा के रिजर्व मैंने रखे बैंक वाले ने, तो क्या होगा, जो पैसा बैंक रिजर्व में रखता है वो पैसा लोन पे नहीं दे सकता वो। तो जो जितना ज्यादा एक्सेस रिजर्व, मतलब तुम उतना पैसा कम दे पाओगे लोन पे, तो उतना मनी क्रिएशन फ्यूचर में कम होगा। आपको समझ में आ रहा है? उतना मनी क्रिएशन फ्यूचर में क्या होगा, कम होगा। समझे ना? आगे बढ़े। बोलते हैं स्मॉलर, ध्यान दीजिए, स्मॉलर द एक्सेस रिजर्व रेशियो, राइट, लार्जर विल बी द मनी मल्टीप्लायर। हमारा एक्सेस रिजर्व रेशियो जितना कम होगा उतना मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। क्या ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या? ये भी ऑलरेडी हमारा हो चुका है कि एक्सेस रिजर्व रेशियो इज इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर। क्या ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया है? यस और नो मुझे बताइए। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्सेस रिजर्व रेशियो इज इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, आई होप आपको मुझे मतलब आई होप कि ये वापस समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व is equal to the opportunity cost, that is the interest that could have been earned on loans, right? अब ये क्या बोल रहा है, ये जो लाइन है ना, क्या बोल रहा है देखो, यहां पे चेक करो हमारे एग्जाम्पल में आरबीआई ने बोला कि 50 करोड़ ही रिजर्व में रखो, पर बैंक वाले ने 80 करोड़ रखा रिजर्व में। ठीक है, अब देखो इससे होता क्या है, अब देखो इससे होता क्या है, इससे होता ये है, देखो आरबीआई ने कितना बोला था, 50 करोड़ ही रखो, दिस इज रिक्वायर्ड रिजर्व्स। लेकिन हमने क्या होशियारी मारी, हमने बोला भाई हम तो 80 करोड़ रखेंगे, तो इससे क्या मिल गया मुझे, एक्सेस रिजर्व मिल गया 30 करोड़ का। करेक्ट। अब ये कौन सा पैसा है जो बैंक वाले लोन पे दे सकते थे, बैंक वाले लोन पे दे सकते थे पर पर नहीं दिया। बैंक वाले लोन पे दे सकते थे पर नहीं दिया बैंक ने। करेक्ट। अब इसके वजह से क्या होगा, सोचो आप, इसके वजह से अब क्या होगा, यस कमन, अब होगा ये कि ये 30 करोड़ समझो, इफ अगर ये 30 करोड़ लोन पे दिए होते तो इस पे समझो 10% का इंटरेस्ट ऑन करती बैंक। समझो अगर समझो अगर बेटा ये 30 करोड़ भी अगर, ये 30 करोड़ भी अगर 10% के लोन पे दिए रहते बैंक ने, समझो अगर अगर ये एक्सेस रिजर्व नहीं रखते और ये 30 करोड़ लोन पे दिए रहते समझो, तो इस पे कितनी कितनी इनकम होती बैंक की, इसमें 3 करोड़ की इनकम हो जाती बैंक की एक साल के अंदर। पर अब क्या हो रहा है, बट क्या हो रहा है, बट एक्सेस रिजर्व रखने के वजह से, एक्सेस रिजर्व रखने के वजह से जो 3 करोड़ कमा सकते थे वो अब नहीं कमा पा रहे। इसे क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व्स। क्या आपको समझा ये लॉजिक? चलिए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी देखिए। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया? आई एम वेटिंग गाइस। बेटा यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल भाषा में इसको लिखा हुआ है, इसको आप बार बार देखो। आप ये बहुत ही सिंपल भाषा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे सिंपल और हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना? तो जो पैसा बैंक ने एक्सेस रिजर्व में रखा, अगर वो लोन पे देते तो ये कमाई हो सकती थी, पर ये लोन पे दिया नहीं ना, ये तो रिजर्व में रखा है, तो ये कमाई जो हो सकती थी वो नहीं हो पा रही। इसे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, है ना? कि अगर ये पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता तो कितना कमा सकता था पर नहीं कमा पाया। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द एक्सेस रिजर्व, है ना? तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे पढ़ो, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व इज व्हाट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इंटरेस्ट दैट कुड हैव बीन अर्न ऑन लोन्स। ठीक है, आगे बोलते हैं व्हेन कॉस्ट टू बैंक्स ऑफ होल्डिंग रिजर्व्स एक्सेस रिजर्व राइजेस। अब सोचो, समझो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा बढ़ गया। समझो अभी ऐसा, अभी तक समझो हमारा लोन का जो इंटरेस्ट रेट था ना 10% था। समझो अगर ये लोन का इंटरेस्ट रेट जो है ये 10%, मतलब कि ये 10% क्या है? ये वो वाला इंटरेस्ट रेट है जिस रेट पे बैंक लोन बांटता था लोगों को, करेक्ट? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा समझिए कि अगर ये जो इंटरेस्ट रेट है जिस पे बैंक लोन देता है, वो इंटरेस्ट रेट समझो बढ़ जाता है। समझो ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है, समझो ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, इफ इंटरेस्ट रेट राइजेस, तो जिस रेट पे बैंक लोन देता है उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। समझो मतलब क्या है? मतलब कि बैंक वाले को दिल में अब और चुभेगा। पहले क्या चुभ रहा था? अरे यार मैं ना ये 3 करोड़ नहीं कमा पा रहा, पहले ये चुभ रहा था। अब क्या होगा? समझो इंटरेस्ट रेट 10% से समझो 15% हो गया। अब क्या होगा? बोले 30 करोड़ पे 15% होते हैं 4.5 करोड़। अरे भाई साहब, पहले 3 करोड़ की इनकम मेरी नहीं हो रही थी, अब 4.5 करोड़ की नहीं हो रही। अरे भाई साहब एक काम करो, अगर समझो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बैंक क्या बोलेगा? अरे यार एक काम करता, एक्सेस रिजर्व को कम कर देता हूं। ये 30 करोड़ है ना, ये 30 करोड़ के बदले काम करो इसको 10 करोड़ कर देता हूं, बाकी का 20 करोड़ लोन पे बांट देता हूं। अरे कुछ तो कमाई होंगी 20 करोड़ पे। जब ये पैसा रिजर्व में रखा है खुद के पास, इसमें तो कुछ कमाई नहीं हो रही है। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर इंटरेस्ट रेट समझो मार्केट में बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे? बैंक क्या करेगा? एक्सेस रिजर्व को कम कर देगा और लोन पे बांटेगा पैसा। फिर ऐसा देखिए, बोलते हैं कि व्हेन द कॉस्ट टू बैंक्स ऑफ होल्डिंग एक्सेस रिजर्व दैट इज मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस पे लोन बांट रहा है बैंक, इफ इट राइजेस, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो द लेवल ऑफ एक्सेस रिजर्व फॉल्स, और एक्सेस रिजर्व गिरेगा तो, अगर एक्सेस रिजर्व गिरता है तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा बचेगा लोन बांटने के लिए, और बैंक ज़्यादा लोन बांटेगा तो मनी क्रिएशन ज़्यादा, मनी मल्टीप्लायर विल बी हायर, इट विल बी लार्जर। ठीक है ना? चलो ये डन है, आगे बढ़े नेक्स्ट। अब ध्यान दीजिए, ये मैंने जो है ना ऐड किया है हमारे, मतलब ये आपकी बुक में है नहीं, मैंने इसको ऐड करवाया है। ठीक है ना? मतलब स्टडी मटेरियल में नहीं है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखो, एक आपको ऐसा एमसीक्यू पूछ सकता है, इंस्टीट्यूट सवाल बना के पूछ सकता है। बोलते हैं इफ बैंक्स फियर दैट डिपॉजिट आउटफ्लोज आर लाइकली टू इंक्रीज, दैट इज इफ द एक्सपेक्टेड डिपॉजिट आउटफ्लोज इंक्रीज। अब सोचो, बैंक को ऐसा लग रहा है कि हमारे पास जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट में रखा है ना, लोग इन पैसों को अब जल्दी से विड्रॉ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारे बैंक से विड्रॉ हो सकता है। ऐसा अगर लगता है, ऐसा अगर लगता है बैंक को, तो बैंक क्या करेगा? सोचो, फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ प्लीज़ बेटा, मुझे ध्यान चाहिए क्लास में। कम ऑन, सबका ध्यान है? यस क्या सबका ध्यान है? प्लीज़ ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि बैंक के पास जो भी पैसा डिपॉजिट में आता है ना, समझो बैंक के पास आया 1000 करोड़,
इसमें से बैंक ने 25% रख दिया कि इसमें रिजर्व में, है ना, 250 करोड़ रिजर्व में रख दिया, और समझो 750 करोड़ क्या किया, लोन पे बांट दिया। करेक्ट, लोन पे बांट दिया। अब बैंक को क्या लग रहा है, बैंक को लग रहा है कि यार हमारे ना डिपॉजिट्स जो है, जो पैसा मुझे डिपॉजिट में मिला था लोगों से, ये डिपॉजिट्स का आउटफ्लो बढ़ने वाला है। आउटफ्लो मतलब कि बैंक को ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना हमारे बैंक में लोग ज़्यादा आएंगे बैंक से पैसा निकालने के लिए। क्यों लग रहा है सर ऐसा? बेटा जनरली क्या होता है, जैसे फेस्टिवल सीजन समझे क्या बात, जैसे समझो दिवाली है, ईद है, होली है ना, तो ये सारे फेस्टिवल में क्या होता है, लोग जो है इसमें खर्चा करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं। जनरली होली में तो नहीं, पर दिवाली ईद वगैरह में क्या होता है, लोग नई चीज़ें खरीदते हैं। करेक्ट है ना? तो लोगों को अगर नई चीज़ें खरीदनी होगी, कपड़े खरीदने हैं, बहुत लोग घर खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। करेक्ट, तो अगर नई चीज़ें खरीदनी होगी समझो, तो इसके लिए क्या होगा बताओ, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लोगों को चाहिए होगा पैसा, तो बैंक से पैसा निकालेंगे। तो समझो अगर कोई ऐसा टाइम पीरियड आया है जिसमें बैंक को ऐसा लग रहा है कि यार डिपॉजिट आउटफ्लो ना बहुत बढ़ने वाला है अभी, तो बैंक क्या बोलेगा, भाई एक काम कर, थोड़े से लोन कम कर दे, लोन थोड़े से कम कर दे, और ये तो रिक्वायर्ड रिजर्व था, थोड़ा सा एक्सेस रिजर्व में मैं पैसा रख देता हूँ, मैं टोटल रिजर्व 400 करोड़ कर देता हूँ और लोन सिर्फ 600 करोड़ का ही बांटूंगा। समझे? अगर बैंक को ऐसा लगता ना कि हमारा डिपॉजिट आउटफ्लो बढ़ने वाला है, तो बैंक क्या बोलेगा, अरे भाई मेरे पास पैसा होना भी तो चाहिए ना लोगों को वापस देने के लिए। तो बैंक इस केस में क्या करता है, वो एक्सेस रिजर्व को बढ़ा देता है। क्या समझा गया आपको क्या बोल रहा हूँ? एक बार पढ़िए तो फिर से। बोलते हैं इफ बैंक्स फियर, उन्हें डर लग रहा है, दैट डिपॉजिट आउटफ्लो आर लाइकली टू इंक्रीज, है ना, देन बैंक्स विल वांट मोर अश्योरेंस अगेंस्ट द दिस पॉसिबिलिटी एंड विल इंक्रीज द एक्सेस रिजर्व रेशियो। और अगर एक्सेस रिजर्व रेशियो बढ़ा तो मनी मल्टीप्लायर विल फॉल। तो एमसीक्यू आएगा आपको, ऐसा एमसीक्यू पूछेंगे इंस्टीट्यूट कि बताओ ड्यूरिंग ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन पीपल डिसाइड टू यूज एटीएम वेरी ऑफन। समझो फेस्टिवल सीजन है, लोगों ने बोला कि हम एटीएम अब ज्यादा यूज करेंगे, मतलब लोगों ने बोला, मतलब बैंक को ऐसा लगा कि यार अब तो फेस्टिवल है तो लोग एटीएम से पैसा ज्यादा निकालेंगे। अच्छा, तो भैया हमारे पास पैसा होना भी तो चाहिए ना उनको देने के लिए, तो बैंक वाले एक्सेस रिजर्व को बढ़ा देंगे, है ना। तो अगर बैंक वाले एक्सेस रिजर्व्स को यहाँ पे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो बैंक वाले लोन्स कम बांट पाएंगे फिर, तो मनी मल्टीप्लायर विल बी लेस, मनी सप्लाई विल बी लेस। समझे? अब मैंने क्या किया यहाँ पे ना, एक ये आपके सीए इंटर ये आपके सीए इंटर जो है ना, सीए इंटर, हाँ, ये आपके सीए इंटर में एक क्वेश्चन था, सीए इंटर के सिलेबस में, वहां से मैं इसको उठा के लाया हूं जो अभी मैं करवाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो अभी मैं करवाने वाला हूं, आपका जो पुराना सीए इंटर का सिलेबस था ना, वहां से क्वेश्चन है, तो इंस्टीट्यूट बिल्कुल ये पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये पूरा इससे ही रिलेटेड है, चेक करो, पूरा इससे रिलेटेड है। ध्यान दो, देखो क्या बोलते हैं, आपको बताना है कि ये हर एक केस में मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई कैसे अफेक्ट होगा, ये सारे केसेस में बताना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए पहली बात बोलते हैं, कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया डिसाइड टू होल्ड मोर एक्सेस रिजर्व। सोच के बताओ, अगर एक्सेस रिजर्व हम ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, तो मनी मल्टीप्लायर कम, मनी सप्लाई कम, सिंपल, है ना। तो आपको ये सारे केसेस में बताना है कि मनी मल्टीप्लायर और मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। समझा सवाल क्या है? आगे अगला है, फियरिंग शॉर्टेज ऑफ मनी इन एटीएम पीपल डिसाइड टू होल्ड मनी। होल्ड मतलब क्या, पैसा पैसा निकालो बैंक से और हाथ में ही रखो, खुद के पास कैश फॉर्म में खुद के पास रखो, खुद के पास सेव करके रखो, है ना, खुद के पास इकट्ठा करो पैसा, बैंक में मत डालो। तो अब क्या बोल रहे हैं देखो, फियरिंग शॉर्टेज ऑफ मनी, जैसे मुझे बताओ कोरोना के समय ऐसा हुआ था ना कि वो एटीएम नहीं, कोरोना सॉरी, डीमोनेटाइजेशन वगैरह के समय हुआ था कि आप जो है बैंक से सिर्फ 2,000 तक ही निकाल सकते हैं एटीएम से, सिर्फ 2,000 रुपये निकाल सकते हैं एटीएम से। अब लोगों को क्या लगा, यार अब एटीएम में तो लाइन में लगना पड़ेगा कैश निकालने के लिए, एक काम करते हैं जितना अभी कैश निकाल सकते हैं निकाल लो, अपने पास ही रख लेते। तो अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर लोग हाथ में बेटा पैसा ज़्यादा रखेंगे, दनादन एटीएम से निकाल के हाथ में पैसा ज़्यादा रखेंगे, तो क्या होगा, हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशो बढ़ जाएगा। समझा? हमारा करेंसी डिपॉजिट रेशो बढ़ जाएगा और फिर क्या होगा, हमारा बैंक वाले लोन कम बांट पाएंगे, तो मनी मल्टीप्लायर कम, मनी सप्लाई विल बी कम। चेक करो, क्या आपको समझ में आ रही बात है क्या बोल रहा हूँ? तो आपको बताना है ये सारे केसेस में क्या होगा ऐसा। ठीक है, ध्यान दीजिए।
बोलते हैं अगला पॉइंट देखो, बैंक्स विल ओपन लार्ज नंबर ऑफ एटीएम ऑल ओवर द कंट्री। बेटा यहाँ पे ना बच्चों को होता है कंफ्यूजन, ये वाला, ये वाले में बच्चों को होता है कंफ्यूजन। सोचो, मुझे बताइए, अगर बैंक ने बहुत सारे एटीएम्स ओपन कर दिए कंट्री में, पूरे देश भर में, इसका मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा बताइए, चलिए जल्दी फास्ट बताएंगे। बैंक ने बैंक ने बहुत सारे, क्या बताइए, लार्ज नंबर के एटीएम्स, बोलो जल्दी बोलो, चलो इसका क्या असर पड़ेगा, जल्दी बोलो यार गाइस, कमॉन, हमें खत्म करना है भाई यूनिटी, हमें ये यूनिट खत्म करना है भाई प्लीज। बोलो पटापट। सब मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्यों कम होगा लेकिन, एक कम बोल रहा है एक बढ़ रहा है, आप रीजन भी दीजिए ना, रीजन भी दीजिए। हाँ देखो, मैं बोला ना, यहाँ पे बेटा यही गलती होती है, हम पहली बार माइंड में यही सोचते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही हमारे माइंड में आता है कि अगर समझो बैंक ने सर ज़्यादा एटीएम चालू किए तो ज़्यादा कैश निकलेगा, नहीं, नहीं, आप ऐसा समझो कि बैंक ने बेटा अगर बहुत सारे एटीएम ओपन कर लिए तो हम क्या सोचेंगे, हम बोलेंगे यार एक काम करो ना, ज़्यादा पैसा बैंक में रखो, क्यों, अरे कभी भी निकाल सकता हूं ना एटीएम से, अब तो हर जगह एटीएम हो चुका है, तो मेरे पास खुद के पास जेब भर भर के कैश लेके घूमने की जरूरत क्या है, बैंक में रखो पैसा, अब तो बहुत सारे एटीएम्स है, जब मन चाहे तब एटीएम से पैसा निकाल लेना, जब जरूरत पड़ेगी तब तक बैंक में रहने दो। अच्छा तो याद रखना है क्या बोला मैंने, कि बैंक अगर ज़्यादा एटीएम ओपन करता है तो एक सुविधा मिलती है लोगों को कि कभी भी हम पैसा निकाल सकते हैं, तो फिर खुद के पास क्यों रखें, समझा क्या क्या बोल रहा हूँ। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप जो है करेंसी डिपॉजिट रेशो आपका कम होगा, हम बैंक में पैसा ज़्यादा रखेंगे तो इससे मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ रहे हैं तो लोन ज़्यादा बढ़ेगा तो मनी सप्लाई बढ़ेगा। अरे यार मुझे बताओ ना, जल्दी आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अगली बात है, ई बैंकिंग बिकम्स वेरी कॉमन एंड नियरली ऑल पीपल यूज देम। इन ई बैंकिंग मतलब इंटरनेट बैंकिंग, मुझे बताओ इंटरनेट बैंकिंग जो है ये अब बहुत कॉमन हो गया समझो, है ना, लोग अब बहुत अच्छे से इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगेन करेंसी डिपॉजिट रेशो कम होगा, बोले अगर बैंक का ऑनलाइन ही बैंकिंग आसानी से कर सकते हैं तो हाथ में कैश क्यों रखें, डाल दो बैंक में, है ना, तो बैंक में डिपॉजिट ज़्यादा, मनी मल्टीप्लाई ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा। आगे बढ़े, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, चलिए कमन, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन पीपल डिसाइड टू यूज एटीएम वेरी ऑफन। फेस्टिवल सीजन में लोग एटीएम को यूज कर रहे हैं, मतलब पैसा निकाल रहे हैं उसमें से ज़्यादा, तो करेंसी डिपॉजिट रेशो ज़्यादा, मनी मल्टीप्लायर कम, मनी सप्लाई कम, ऐसा। नेक्स्ट, इफ बैंक्स डिसाइड टू कीप 100% रिजर्व, आई 100% रिजर्व मतलब मनी मल्टीप्लायर विल बी वन, कैसे कैसे, क्योंकि एम होता है बेटा 1/r, एम होता है 1/r, अगर बैंक वाले ने 100% रिजर्व रखे तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लायर विल बी वन, है ना। बोलते हैं देर विल बी नो क्रेडिट क्रिएशन, मतलब समझो कि आरबीआई ने 500 करोड़ जो है मॉनेटरी बेस, है ना, 500 करोड़ छापे और मनी मल्टीप्लायर है वन, तो मनी सप्लाई विल बी 500 करोड़ ही, मतलब कि कुछ भी एडिशनल पैसा जनरेट नहीं कर पाया बैंक वाला, क्योंकि पूरा पैसा रिजर्व में रखा है ना, बैंक वाला जब लोन बांटेगा तो ही तो एडिशनल क्रेडिट क्रिएशन होगा, यहाँ पे हो ही नहीं रहा एडिशनल मनी क्रिएट, ऐसा, जितना आरबीआई ने छापा उतना ही मनी सप्लाई है, कोई एडिशनल पैसा क्रिएट नहीं हो रहा है, ऐसा समझे ना, तो इसको बोलते हैं नो क्रेडिट क्रिएशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, सपोज बैंक्स नीड टू कीप नो रिजर्व, ओनली 0% रिजर्व आर देयर, आई मतलब जितना पैसा आ रहा ना, पूरा पैसा क्या करो लोन पे बांटो, हाँ, कोई रिजर्व ही नहीं है, तो फिर तो इन्फाइनाइट हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर, है ना, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है 1/r, तो 1/0 हो जाएगा इन्फाइनाइट, मतलब कि धनादन धनादन बढ़ते ही जाएगा क्या, मनी सप्लाई, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है बैंक के पास पूरा लोन पे बांट रहा है, जितना पैसा आया पूरा लोन पे बांटा, जितना पैसा है पूरा लोन पे बांटा, तो इन्फाइनाइट टाइम्स मतलब बढ़ते ही जाएगा ऐसा, पर ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है नहीं। अगेन ये भी चीज़ रियलिटी में पॉसिबल नहीं है कि बैंक वाले पूरा ही 100% रिजर्व रखें, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के आपको बताया हुआ है। चलिए मुझे बताइए, क्या ये बात डन है, एक बार आप देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए क्या ये बात डन है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, गाइस कम ऑन प्लीज़ जल्दी करना है।
यस चलिए ओके, डन है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट बात इधर आइए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, नेक्स्ट देखे। आखिरी आपका हम क्या पढ़ रहे थे? हम मनी मल्टीप्लाई, हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी मल्टीप्लाई, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट्स ऑफ, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी, मनी सप्लाई, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, करेक्ट। तो इसमें मैंने क्या बोला? हाई पावर्ड मनी जितना ज़्यादा, हाई पावर्ड मनी जितना ज़्यादा उतना हमारा मनी सप्लाई ज़्यादा, करेक्ट, ओके। फिर मैंने बोला रिजर्व रेशो में जितना ज़्यादा रिजर्व रेशो उतना कम मनी मल्टीप्लायर, उतना कम मनी सप्लाई। जितना ज़्यादा एक्सेस रिजर्व रेशो उतना कम मनी मल्टीप्लायर, उतना कम मनी सप्लाई। एंड करेंसी वाले में क्या है? यहाँ पे भी इनवर्स करेंसी डिपॉजिट रेशो इज इनवर्सली रिलेटेड टू मनी मल्टीप्लायर। आप सबको ये ऑलरेडी पता है, ठीक है ना? ये मैंने अब करवा दिया, ध्यान दीजिए, अब पढ़ना है तुरंत में। बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स अंडरगो मल्टीपल एक्सपांशन वेल करेंसी इन योर हैंड डज नॉट। बोलते हैं जो पैसा बैंक के पास डिपॉजिट फॉर्म में आता है ना, वो पैसों का मल्टीपल एक्सपांशन होता है, मतलब वो पैसा आगे जाके और क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है। लेकिन जो पैसा तुम हाथ में रखते हो करेंसी फॉर्म में, वो पैसा और मल्टीपल बढ़ता नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, करेक्ट। तो बोलते हैं इफ पब्लिक डिसाइड्स टू कीप मोर मनी इन देयर पॉकेट एंड लेस मनी इन द बैंक, तो क्या होगा? इससे करेंसी रेशो, देखो मैं करेंसी रेशो बोलूँ या करेंसी डिपॉजिट रेशो बोलूँ, एक ही बात है, ठीक है। इससे करेंसी रेशो एंड बैंक्स कैन क्रिएट ओनली लेस क्रेडिट मनी एंड दस मनी मल्टीप्लायर विल फॉल। तो वही बोल रहा है, करेंसी में ज़्यादा पैसा रखा तो करेंसी रेशियो ज़्यादा, मनी मल्टीप्लायर कम तो मनी सप्लाई भी कम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ये जस्ट मैंने आपको अभी एग्जांपल ये वाला करवाया था, जस्ट करवाया अभी, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़े। बोलते हैं करेंसी डिपॉजिट रेशियो और क्या बताता है? ये बताता है बेटा द डिग्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ बैंकिंग हैबिट्स बाय द पीपल, है ना? मतलब समझो अगर हमारे देश में लोग बैंकिंग हैबिट को और ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा? बैंक की और हैबिट अडॉप्ट करेंगे तो क्या होगा? लोग बैंक में पैसा ज़्यादा रखेंगे और हाथ में करेंसी कम रखेंगे। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? समझा? तो हम बैंक्स को ज़्यादा यूज़ कब करेंगे? जब बेटा बैंक वाले ज़बरदस्त ऑनलाइन सर्विस हमें प्रोवाइड करें। बोलते देखो द डिग्री ऑफ अडॉप्शन ऑफ बैंकिंग हैबिट विल बी अफेक्टेड बाय द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन इन टर्म्स ऑफ ईज एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इनोवेशन। अगर बैंक वाले अपने टेक्नोलॉजी को और सोफिस्टिकेट करें और आसान बना दें, है ना? और जैसे आज के ज़माने में अगर हम देखें, आज बहुत ही इजी हो गया है सब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज़ करना, गूगल पे, है ना, फ़ोन पे यूपीआई पेमेंट्स करना बहुत आसान हो गया है ना। हमारे मॉम डैड जो कि बहुत टेक सेवी होते नहीं है जनरली, है ना, जैसे मेरे मॉम डैड बहुत टेक सेवी है नहीं, लेकिन वो भी अब इसको यूज़ कर लेते हैं। मतलब सोचो आप कि कितना आसान हो गया है। तो जितना ज़्यादा आसान हो जाएगा बैंक्स के सर्विसेज को यूज़ करना, उतना लोग बैंक में पैसा ज़्यादा रखेंगे, हाथ में करेंसी कम रखेंगे। इसलिए बोल रहा है करेंसी डिपॉजिट रेशो इस पे भी डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा फाइनेंशियल सोफिस्टिकेशन, मतलब जितना और बेटर टेक्नोलॉजी बैंक बनाएगा और बेटर एप्लीकेशंस बनाएगा, उतना करेंसी रेशो कम होगा, हम बैंक में पैसा ज़्यादा रखेंगे। समझे? तो यहाँ पे देखो ये दोनों केसेस अभी जस्ट मैंने कराए। इसमें क्या होगा? इसमें हमारा करेंसी रेशो कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बैंक बहुत सारे एटीएम्स ओपन कर रहा है। तो हम बोलेंगे फिर बैंक में ही पैसा रखो ना, क्योंकि बहुत सारे एटीएम है, कभी भी पैसा निकाल लेंगे, राइट? ई बैंकिंग बहुत कॉमन हो गया, समझो इंटरनेट बैंकिंग बहुत कॉमन हो गया, तो फिर हम पैसा बैंक में ही रखेंगे, करेंसी में, हाथ में कैश फॉर्म में कम रखेंगे, करेक्ट? आगे बढ़े है ना? तो यहाँ पे जो है ना, ये एटीएम वाला जो है ना, पहले पॉइंट का यहाँ पे मैंने लॉजिक दिया हुआ है कि यहाँ पे पहले पॉइंट में हमारा करेंसी रेशो गिरेगा क्यों, ये मैंने इसका लॉजिक यहाँ पे दिया है, आप पढ़ सकते हैं बाद में खुद से, ठीक है? वही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट, अगली बात है टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशो। इसको बोलते हैं टीडी टू डीडी। क्या बोला? टीडी टू डीडी, है ना? टीडी टू डीडी रेशो, टाइम डिपॉजिट टू डिमांड डिपॉजिट रेशो, है ना? ये बस कंपेयर करके बताता है कि हमारे डिमांड डिपॉजिट्स के कंपैरिजन में टाइम डिपॉजिट्स कितने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझो ये बैंक के पास जैसे 1000 करोड़ के डिपॉजिट्स थे ना, हमारे एग्जांपल में बैंक के पास कितने थे? हमारे एग्जांपल में बैंक के पास 1000 करोड़ के डिपॉजिट्स थे, करेक्ट, है ना? एक काम करते हैं, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि ये जो 1000 करोड़ के डिपॉजिट्स आए ना, इसमें क्या हो सकता है? कुछ पैसा होगा जो आया होगा, क्या बताइए, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में, है ना? सेविंग अकाउंट, है ना, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, जिसे कासा बोलते हैं, कासा डिपॉजिट्स। क्या बोलते हैं?
कासा डिपॉजिट्स। नेक्स्ट, एंड कुछ होंगे जो टाइम डिपॉजिट्स होंगे, कुछ पैसा एफडी से आया होगा, रिकरिंग डिपॉजिट से आया होगा। आप समझ पा रहे हैं बात? हाँ, तो समझो मैं इसका अमाउंट लिखता हूँ, ठीक है। समझो हमारा डिमांड डिपॉजिट जो है वो है 400 करोड़ और हमारा टाइम डिपॉजिट्स है 600 करोड़, करेक्ट। तो मैं क्या निकालूंगा अभी, आपका टीडी टू डीडी रेशियो। तो टीडी क्या है 600 करोड़ और डीडी क्या है 400 करोड़। तो क्या आ रहा है 1.5। मतलब कि 1.5 का मतलब क्या है, मतलब कि हर 1 रुपए के डिमांड डिपॉजिट्स के लिए हमारे पास 1.5 रुपए के टाइम डिपॉजिट्स हैं। हर 1 रुपए के डिमांड डिपॉजिट्स के लिए, समझ में आ रहा है? तो 400 करोड़ के डिमांड डिपॉजिट्स के लिए 600 करोड़ के टाइम डिपॉजिट्स हैं, है ना। इसका ये मतलब है। अब सोचो इसका वैल्यू बेटा जितना ज़्यादा होगा, है ना, इसका वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, सोचो। जितना इसका वैल्यू ज़्यादा उतना हमारे टाइम डिपॉजिट ज़्यादा, ये सुनो, है ना। हायर द वैल्यू, हायर द टी डी 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 रेशियो, क्या होगा, हायर द टाइम डिपॉजिट्स। अब टाइम डिपॉजिट से क्या होता है बेटा, ये ऐसे डिपॉजिट्स है जो बैंक के पास जो पैसा टाइम डिपॉजिट के लिए आता है ना वो ज़्यादा लंबे समय के लिए रहता है। जो पैसा बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट के लिए आता है ना वो तो कभी भी निकाल सकता बंदा। हम करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट से पैसा तो कभी भी निकाल सकते, पर एफडी आरडी से पैसा कभी भी निकालते नहीं, समझे क्या। तो अगर ये टीडी डीडी रेशो हमारा ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, तो इससे जो है बैंक के पास टाइम डिपॉजिट मतलब ज़्यादा है, मतलब कि ऐसा पैसा है बैंक के पास जो लंबे समय तक उनके पास ही रहेगा। तो अगर टाइम डिपॉजिट ज़्यादा है तो बैंक क्या करेगा, इन पैसों से लोन बांट सकता है लंबे समय तक, तो ज़्यादा लोन बांट पाएंगे और वो भी लंबे समय तक बांट पाएंगे। तो क्या होगा, इससे हमारा मनी मल्टीप्लायर बढ़ता है और इससे हमारा मनी सप्लाई भी बढ़ता है। आपको समझ में आ रही बातें? तो हायर द टी डी 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 रेशियो, हायर विल बी द मनी मल्टीप्लायर, हायर विल बी द मनी सप्लाई। समझे? तो एक बार रीड करो तो बोलता है इंक्रीज इन टी डी 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 रेशियो मीन्स ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री रिजर्व्स विच लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मल्टीपल डिपॉजिट एक्सपांशन एंड दस हाई मल्टीप्लायर एंड हायर मनी सप्लाई। एम आई क्लियर? मुझे बताइए यार, कम ऑन जल्दी गाइस। क्या ये बात एकदम जबरदस्त डन है? बिल्कुल डन है। क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या ये बात एकदम ही जबरदस्त तरीके से डन है? क्या मैं आगे बढ़ूं? यस आप लगे तो इसको नोट कर लो, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं और लास्ट चीज पे देखेंगे यूनिट 2 की गाइस। कम ऑन। चलिए डन है। ओके चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, लास्ट, सेकंड लास्ट, ये 2 ही डब्बे बचे बस, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए गाइस प्लीज। ओके, तो यहाँ पे देखें, बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी एंड मनी सप्लाई। ध्यान देंगे, बोलते हैं इफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्री वांट टू स्टिमुलेट, स्टिमुलेट मतलब फैसिलिटेट, अगर फैसिलिटेट करना या बूस्ट करना, बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट डज सो बाय इन्फ्यूजिंग लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम। बोलते हैं अगर कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। समझो बेटा, अगर आरबीआई को क्या करना है, हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करना है, फैसिलिटेट करना है, बूस्ट करना है ना, तो आरबीआई क्या करेगा, दनादन पैसा छापेगा और इकोनॉमी में और इंजेक्ट करेगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाएगा ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, दनादन ज़्यादा खर्चा करे, ऐसा। अब ये कैसे करेगा आरबीआई, बोलते हैं दिस इज डन बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ द आरबीआई। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मतलब देखो बेटा, जो आरबीआई होता है ना, इट एक्ट्स
आरबीआई का एक काम होता है, इट एक्ट्स ऐसा क्या बताए, इट एक्ट्स इन द गिल्ट एज्ड मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। आई लिख दो यहाँ पे, आरबीआई जो है ना, आरबीआई एक्ट्स या मैनेजेस द ट्रांजैक्शंस इन द गिल्ट, इन द गिल्ट एज्ड, गिल्ट मतलब वो GUILT वाला नहीं, ये गिल्ट, गिल्ट एज्ड मार्केट। ये गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है, एक ऐसा मार्केट जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग होता है, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग होता है। तो आरबीआई बेटा गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय सेल करता है ना। मतलब गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट को समझो लोन चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना बॉन्ड इशू करेगा लोगों को, और लोगों से पैसा लेगा और उनको उसके बदले बॉन्ड देगा। अब ये गवर्नमेंट खुद नहीं करता, गवर्नमेंट आरबीआई को बोलता है भाई तू मेरे बिहाफ पे हरकतें करते रहे ऐसा। तो आरबीआई गिल्ट एज्ड मार्केट में खुद ट्रांजैक्शंस मैनेज करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, करेक्ट। तो यहाँ पे जब आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय सेल करता है, इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब सोचो मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस में, सुनिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है ना। अब समझो बेटा आरबीआई वॉन्ट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई। समझो आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है, करेक्ट। और दूसरा मैं लिख रहा हूं, समझो आरबीआई वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई, ठीक है। तो ऐसे दो चीज लिख रहे हैं अपन कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस में समझो आरबीआई को मनी सप्लाई बढ़ाना है और दूसरे में क्या बोला, कम करना है, करेक्ट। तो अब बताइए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में करेगा क्या, ठीक है ना। अब जैसे अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है ना आरबीआई को, आरबीआई क्या करेगा पता है, आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज, समझे, आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज बैक फ्रॉम द पब्लिक। तो पब्लिक को बोलेगा भाई तेरे को जो सिक्योरिटी पहले बेची थी ना वो वापस दे दे, तेरे को जो सिक्योरिटीज पहले बेची थी ना गवर्नमेंट की वो वापस दे दे, तेरे को जो बॉन्ड बेचे थे ना गवर्नमेंट के वो वापस दे दे। वापस दे दे मतलब कि देखो ये पब्लिक है, ये पब्लिक क्या करेगी, ये पब्लिक है, ठीक है। पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक जो है सिक्योरिटी देगी, किसको देगी सिक्योरिटी, आरबीआई को देंगी, बॉन्ड्स वगैरह वापस करेगी, और आरबीआई बेटा लोगों को क्या करेगा, पैसा देगा इसके बदले। तो अगर आरबीआई लोगों को पैसा देगा सिक्योरिटीज वापस लेके, तो क्या होगा, तो हमारे देश में जो है मनी सप्लाई वो बढ़ेगा। क्या आपको लॉजिक समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। और अगर आरबीआई को डिक्रीज करना है मनी सप्लाई, है ना। अच्छा आरबीआई को इंक्रीज कब करना होगा मनी सप्लाई, समझो हमारे देश में रिसेशन चल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है, हम चाहते हैं हमारी इकोनॉमी वापस बूस्ट हो, तो आरबीआई तब ये हरकत करेगा। अगर हमारी इकोनॉमी में समझो इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, ये कब होता है, जब लोगों के पास ज़्यादा का पैसा आ गया है, एक्सेस मनी सप्लाई, तो एक्सेस डिमांड होता है, तो मनी सप्लाई को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन में, बताइए आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में फिर क्या करेगा बताइए। तो आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा बताओ, आरबीआई जो है, आरबीआई विल सेल, आरबीआई विल सेल या इशू मोर, सेल या इशू मोर सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स टू द पब्लिक। समझे, आरबीआई क्या करेगा, और नई सिक्योरिटीज इशू करेगा। तो आरबीआई बोलेगा भाई एक काम करो, पब्लिक सुनो ना एक बात, ओ पब्लिक एक काम करो, हम ना तुमको क्या देते हैं, हम तुम्हें और सिक्योरिटी बेचते हैं, और बॉन्ड खरीदो तुम। तो तुम जब बॉन्ड खरीदोगे तो हम क्या करेंगे, हमको तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तो तुम्हारे पास जो ज़्यादा का पैसा होगा वो धीरे धीरे कम होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। तो ये बाय और सेल किसके नज़रिए से सोचना है, आरबीआई के नज़रिए से, लोगों के नज़रिए से नहीं।
आरबीआई के नज़रिए से सोचना है, बाय और सेल, ठीक है ना। ओके, क्या ये बात क्लियर है, मुझे बताइए, कम ऑन जल्दी। क्या ये बात क्लियर है क्या, मैं बढ़ूँ आगे फिर, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? आई एम वेटिंग। डन है। तो आरबीआई क्या करेगा, जैसे आरबीआई देखो क्या बोल रहा है, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इंजेक्ट्स हाई पावर्ड मनी इनटू द सिस्टम। आई, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने से हमारे इकोनॉमी में हाई पावर्ड मनी कैसे जा रहा है, देखो। अगर आरबीआई ने परचेज किया, बाय किया, समझे ना बात में क्या हो रहा है, बाय परचेज सिक्योरिटीज, तो क्या होगा, तो लोगों से सिक्योरिटीज लेंगे और लोगों को पैसा देंगे, तो जो आरबीआई ने नया पैसा छापा होगा और वो और लोगों को मिलेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, ऐसा। क्लियर, आगे बढ़े। अब अब बेटा जब लोगों के पास पैसा आता है तो बोलते देखो, अब ये फालतू बात कर रहे हैं, अपने को ऑलरेडी पता है, देखो। अज्यूमिंग दैट बैंक डू नॉट होल्ड एक्सेस रिजर्व, तो एक्सेस रिजर्व रेशियो जीरो। अज्यूमिंग पीपल डू नॉट होल्ड मोर करेंसी देन बिफोर, तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो जीरो। एंड ऑल्सो दैट देर इज डिमांड फॉर लोन्स फ्रॉम बिजनेस, मतलब बैंक और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को धनाधन लोन चाहिए बैंक से, तो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस से क्या होगा, बोले देखो हमारा मनी सप्लाई में कितना चेंज आएगा, बोले देखो चेंज इन रिजर्व्स। चेंज इन रिजर्व्स मतलब क्या है, अरे यार कि समझो ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू बैंक आरबीआई ने क्या किया, 300 करोड़ का क्या किया, बढ़ा दिया, 300 करोड़ का मनी सप्लाई बढ़ा दिया, तो सॉरी 300 करोड़ से मॉनेटरी बेस बढ़ाया, करेक्ट। तो 300 करोड़ से मनी सप्लाई कितना चेंज होगा, बोले 300 करोड़ इंटू 1/r, समझो रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो है 0.25, तो 1/0.25 कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो मेरा मनी सप्लाई हो जाएगा 1200 करोड़ से, ये बढ़ेगा, ये क्या है, ये है चेंज। तो बोले अगर हमारे रिजर्व्स में या बैंक ने जो आरबीआई ने जो पैसा छापा है ना, और जो इंजेक्ट किया, इस तरीके से जो पैसा इंजेक्ट किया ना इकोनॉमी में, समझो वो है 300 करोड़, तो मनी सप्लाई कितना चेंज होगा वो बता रहे हैं। अरे मतलब क्या फॉर्मूला है बेटा, ये मॉनेटरी बेस इनटू मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू मनी सप्लाई, वही चीज़ है। अब यहाँ पे लिख दी वापस से, बात वही है, आप समझे क्या। एंड लास्ट चीज देखिए इधर आइए, बोलते हैं इफेक्ट ऑफ, प्लीज ध्यान दीजिए, इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। गवर्नमेंट के खर्चा करने से मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ता है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं व्हेन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैश बैलेंसेस फॉल शॉर्ट ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, दे आर एलिजिबल टू अवेल अ फैसिलिटी कॉल्ड एज वेज एंड मीन्स एडवांस, याद रखें, एमसीक्यू आ सकता है ऐसा, है ना, या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये क्या बोल रहे हैं कि बहुत बार ना बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसों की तंगी हो जाती है और उनको समझो खर्चा करना है, इट फॉल्स शॉर्ट, मतलब कि कमी है पैसों की, अब उनको खर्चा करना है तो क्या करें, तो आरबीआई जो गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, ये आरबीआई से लोन पे ले सकता है पैसा, हाँ, किसके थ्रू, वेज एंड मीन्स एडवांस के थ्रू। और इसमें जो है बेटा 90 दिन के लिए लोन दे सकता है आरबीआई, लेकिन 90 दिन के बाद पैसा वापस करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। बोलते हैं व्हेन आरबीआई, ध्यान दीजिए, व्हेन आरबीआई लेंड्स मनी टू गवर्नमेंट अंडर वेज एंड मीन्स एडवांस या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इट रिजल्ट्स इन अ जनरेशन ऑफ एक्सेस रिजर्व्स, दैट इज एक्सेस बैलेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद द आरबीआई। कैसे 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 होगा ये, है ना, देखो देखो, सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना, एकदम सिंपल प्रोसेस है। जो लास्ट चीज बोल रहा ना, क्या सुनो आप बात। गवर्नमेंट के पास बेटा पैसों की तंगी थी, तो उन्होंने क्या किया, बोले गवर्नमेंट ने बोला सुनना, ए आरबीआई, ए ए आरबीआई सुनना, तो हमको वेस एंड मीन्स एडवांस के थ्रू थोड़ा 200 करोड़ रुपए देना हमको ज़रूरत है, 90 दिन, मैक्स 90 दिन के लिए रहता है, 90 दिन में पैसा वापस देना पड़ता है आरबीआई को, ठीक है ना, हाँ चलो वापस है। तो 200 करोड़ कहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट के पास आ गए। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, ये 200 करोड़ का क्या करेगा, क्यों चाहिए था गवर्नमेंट को पैसा, इमीडिएट खर्चा करने के लिए, खर्चा कुछ करना था, पैसा कम पड़ रहा था, इसलिए आरबीआई से ले लिया तुरंत। अच्छा, तो आरबीआई क्या करेगा, इन पैसों को खर्चा करेगा, करेक्ट, आरबीआई इन पैसों को खर्चा करेगा, अब समझे ना, सॉरी, गवर्नमेंट जो पैसा उसको मिला उसको क्या करेगा, खर्चा करेगा, कहाँ कहाँ खर्चा करेगा, ये रोड बनाएगा समझो, है ना, ये ब्रिज बनाएगा, मेट्रो बनाएगा, समझ में आ रही बात है ना, सैलरी बांटेगा, किसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरी बांटेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या बात मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे क्या होगा, इससे जो है हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश की जो पब्लिक है, इन लोगों को बेटा मिलेगा पैसा, ये दीज पीपल विल रिसीव मनी। आपको समझ में आ रहा है,
है ना। सर सर रोड बनाने से, ब्रिज बनाने से, मेट्रो बनाने से पैसा कैसे मिल रहा है इन लोगों को? अरे ढोकले, रोड ब्रिज मेट्रो बनाएगा कौन? हमारे देश के लोगों को ही क्या मिलेगी? जॉब मिलेगी ना। अरे यार तुम बहुत ही खतरनाक लोग हो बेटा। हमारे देश के लोगों को क्या मिलेगा इससे? इससे इनको जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। तो जॉब मिलेगा तो क्या होगा? इनको पैसा रिसीव होगा ये काम करने के लिए, है ना। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के पास, उनको भी सैलरी मिल रही है, तो इन सबको पैसा रिसीव होगा। अच्छा, पैसा रिसीव होगा तो क्या करेंगे ये लोग बताओ? इनको पैसा रिसीव हुआ तो ये लोग क्या करेंगे बताइए? लोगों को, हमारे देश के लोगों को पैसा रिसीव हुआ, ये क्या करेंगे? बोलते हैं ये लोग जो है ना, अब इन पैसों को, ये लोग इन पैसों को बैंक में करेंगे डिपॉजिट। बैंक में डिपॉजिट करेंगे इन पैसों को, तो बैंक में डिपॉजिट बढ़ेंगे। अच्छा, अगर बैंक में डिपॉजिट बढ़ेंगे तो बैंक वाले कुछ पैसा रिजर्व में रखेंगे। तो बैंक वाले क्या करेंगे? कुछ पैसा रिजर्व में रखेंगे, है ना। कुछ पैसा आरबीआई के पास रहेगा, सीआरआर, आरबीआई के पास रहेगा सीआरआर वाला पैसा। और खुद के पास, बैंक विद इटसेल्फ, खुद के पास एसएलआर वाला रिजर्व रखेंगे। और बाकी का पैसा दनादन लोन पे बांटेंगे। तो लोन्स हमारे दनादन बढ़ेंगे। लोन बढ़ेंगे तो क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर ज़्यादा, मनी सप्लाई ज़्यादा। आपको समझा गया? मतलब क्यों लोन क्यों बढ़ रहे हैं लोन? अरे क्योंकि ये पैसा तो वैसे मिलने ही नहीं वाला था ना बैंक को। गवर्नमेंट को खर्चा करना था पर पैसा नहीं था, तो आरबीआई से पैसा लोन पे लिया। ठीक है, अब ये पैसों का क्या किया? खर्चा किया। ये सब चीज़ों में खर्चा किया, इससे लोगों को पैसा मिला। लोगों ने पैसा जैसे ही मिला क्या किया? बैंक में डिपॉजिट किया लोगों ने पैसा। इसमें बैंक वाले कुछ पैसा रिजर्व में रखेंगे, बाकी पैसा लोन पे बांटेंगे। तो लोन बढ़ेंगे, मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या असर पड़ता है मनी सप्लाई पे, ये दिया हुआ है। ये है तरीका, ये है तरीका। आपको समझा? मैं वेट कर रहा हूँ, एक बार मुझे बताइए डन है क्या? क्या बात डन है? यस। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए, देखो बोलते हैं कि जब आरबीआई लोन देता है ना गवर्नमेंट को, तो इससे और एक्सेस रिजर्व जनरेट होता है। एक्सेस रिजर्व मतलब आरबीआई को और पैसा मिलता है रिजर्व में। कैसे? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मिल रहा है ना इसको, आरबीआई को पैसा आता है ऐसा। बोलते हैं दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन गवर्नमेंट इनकम्स एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट खर्चा करता है तो गवर्नमेंट बैलेंसेस डेबिट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का पैसा कम होता, और इट क्रेडिट्स द रिसीवर, मतलब कि गवर्नमेंट जब खर्चा करता ना तो गवर्नमेंट का पैसा कम होता बोले, और जिसको पैसा दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उसके बैंक में पैसा क्रेडिट होगा। समझा? उसके बैंक में पैसा बढ़ेगा। करेक्ट? तो जो भी सैलरी अकाउंट होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, उसमें पैसा बढ़ेगा, है ना। तो कमर्शियल बैंक में जो उसने अकाउंट खोला होगा उसमें पैसा क्रेडिट होगा, पैसा बढ़ेगा, तो इससे डिपॉजिट बढ़ेंगे। अच्छा, डिपॉजिट बढ़ेंगे तो क्या होगा? तो बैंक वाले ज़्यादा लोन बांटेंगे, जिससे मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। खत्म हो गई बात। वो सिंपल ही चीज़ है, वो उसको लिखा उन्होंने भलते तरीके से। बात यही है एक्चुअली, बात एक्चुअली यही हो रही है वहाँ पे। एम आई क्लियर? मुझे बताइए। यहाँ पे आपका यूनिट 2 पूरा का पूरा होता है समाप्त। अब लास्ट यूनिट दोस्तों इसका बचा है यूनिट 3, जो कि हम बहुत जल्द एंड कर देंगे। ठीक है ना? सो थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं। आई होप कि आपको हमसे जो है पढ़ के मज़ा आ रहा होगा। ठीक है ना? थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। बाय बाय।